हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिस चीज़ का हमें पता है कि क्लास 10th वाले बच्चों को बहुत दिन से इंतजार था कि मैम CBSE ने सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया है टर्म 2 का, तो आप उसको करवाइए। तो हमने कहा अब बच्चों के लिए आज वो हम आपको हल करवाने वाले हैं, क्योंकि भाई हमारा जो सिलेबस है वो हमारा पूरा हो चुका है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि टर्म 2 में एग्जाम आखिर आएगा कैसा, प्रश्न पत्र उसका बनेगा कैसा। थोड़ी सी असमंजस की स्थिति थी कि भाई ऐसा ना हो कि ये जो कोरोना और ये कोविड जो बढ़ रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है कि उसको MCQ के हिसाब से ले लिया जाए कि आपका जो प्रश्न पत्र आए वो फिर से MCQ जैसा आए। लेकिन अब ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल साफ है कि CBSE में जो टर्म 2 के लिए आपका सैंपल पेपर बनाया है उसमें कह दिया गया है कि भाई आपका पेपर आना कैसा है। तो शुरू करते हैं। देखिए, आदर्श प्रश्न पत्र है ये 2021 से 22, यानी ये जो हमारा सत्र चल रहा है उसका, और ये परीक्षा होनी है आपकी द्वितीयम सत्रम की, यानी दूसरा सत्र यानी टर्म 2। ठीक है, पहला हमारा हो चुका है, ये दूसरा सत्र अब होगा, मतलब यहाँ हम पर हमारे दोनों पेपर मिला के फिर हमारे टोटल मार्क्स बन जाएंगे। कक्षा 10वीं संस्कृतम कोड इसका है 122। ठीक है, अब ये है समय आपको कितना मिलने वाला है इसके लिए, इस प्रश्न पत्र के लिए मिलेगा आपको होरा द्वयम। होरा का अर्थ होता है घंटे। कितने घंटे मिलेंगे आपको? 2 घंटे मिलेंगे पेपर करने के लिए, और संपूर्णांक 40, इसके अंक मिलेंगे आपको 40। ठीक है, 40 का हमारा टर्म 1 का हो चुका, टर्म 2 का भी 40 नंबर का होना है। ठीक है, अब भाई 40 नंबर का होगा तो उसमें कैसे प्रश्न आएंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे सामने जो सामान्य निर्देश आएंगे उसको हमें जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, वो आपके काम की ही चीजें होती हैं, ऐसे ही नहीं होती है कि 3-4 लाइनें लिख दी और बस आगे बढ़ दिए, नहीं, कुछ तो होगा उसमें। थोड़ा सा हम 1 मिनट पढ़ लेंगे उसको कि लिखा है कृपया सम्यक्तया, यानी सम्यकता से, अच्छी तरह से परीक्षणम कुर्वन्तु, परीक्षण कर लीजिए, कि यत लिखा है कि। शुरुआत से देखिए, कभी भी संस्कृत का कोई भी वाक्य लिखा हो, कहीं पे भी लिखा हो, उसको छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़ने से हमारा शब्दकोश बढ़ता है। शब्द कैसे आएंगे? जैसे हिंदी और इंग्लिश हमने कैसे सीखी, नए नए शब्दों को सीखा ना, ऐसे ही नए नए शब्दों को हमें हर जगह से ढूंढना है। ठीक है ना, और उनका अर्थ पकड़ लेना है कि यत यानी कि अस्मिन प्रश्न पत्र, इस प्रश्न पत्र में 7 पृष्ठानी, 7 पृष्ठ यानी 7 पेज मुद्रितानी संति, मुद्रित किए गए हैं। कृपया सम्यक्तया परीक्षण, दूसरा पॉइंट कहते हैं कृपया सम्यक्तया परीक्षणम कुर्वन्तु, सम्यकता से, अच्छी तरह से परीक्षण कीजिए। यत कि अस्मिन् प्रश्न पत्रे 9 प्रश्नाः सन्ति, कि इसमें 9 प्रश्न हैं। ठीक है, ये देख लीजिए कि 7 पृष्ठ है, तो आपके पेपर में आपको 7 पृष्ठ वाला पेपर मिला या नहीं मिला? आपका जो पेपर आपको मिला है उसमें 9 प्रश्न हैं या नहीं है? कई बार क्या होता है कि भाई पेपर मिला हुआ है, उसमें हो सकता है 1 आध पेज मिस हो, नहीं हो, तो आप पहले ही इसकी जांच कर लीजिए। अस्य प्रश्न पत्रस्य पठनाय 20 निमेषाः, कहते हैं इस प्रश्न पत्र को पठनाय, पढ़ने के लिए 20 निमेषा, 20 मिनट निर्धारिता संति, निर्धारित किए गए हैं। अस्मिन् अवधौ, इस अवधि में, अस्मिन् अवधौ यानी इस अवधि में, जैसे हरि शब्द हरऊ बनता है ना सप्तमी विभक्ति में, ऐसे ही अवधौ, अवधि में, इस अवधि में, इस समय में केवलम प्रश्न पत्रम पठनीयम, इसमें केवल आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, लिखना नहीं है। उत्तर पुस्तिकायाम च, और उत्तर पुस्तिका में किमपि न लेखनीयम, कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, आगे लिखा है उत्तर लेखनात् पूर्व प्रश्न से क्रमांक अवश्य लेखनी है। उत्तर लिखने से, उत्तर लेखनात् पूर्व, उत्तर लिखने से पहले प्रश्न से, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखनी है। प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको तृतीय प्रश्न आपको चित्र वर्णन आ रहा है, तो आप हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3, तो ऐसा नहीं करना है कि सीधा हम उत्तर शुरू कर दें। हमने लिखा उत्तर और लिख दिया, अब इसमें हमने क्रमांक डाला ही नहीं कि भाई उत्तर लिख रहे हो, किसका लिख रहे हो, तो भाई उसके पहले आपको प्रश्न का क्रमांक जरूर डालना है कि आप प्रश्न क्रमांक 3रा हल कर रहे हैं, 4था हल कर रहे हैं, 5वां कर रहे हैं या कौन सा कर रहे हैं।
ठीक है, कि प्रश्न क्रमांक तीसरा उसका उत्तर, फिर आपने कर दिया उसको हल। ठीक है, अब कह रहे हैं प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसार एवं लिखनी है, यानी और प्रश्न की संख्या जो है वो किसके प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखना। यानी कि अगर आप चित्र वर्णन आपका जो प्रश्न पत्र में है वो तीसरे नंबर पे है, प्रश्न क्रमांक तीसरे में आया है, तो आप जब उसका उत्तर लिख रहे हैं, हो सकता है वो आपको सबसे पहले आ गया, आपने सोचा हम तो चित्र वर्णन सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद में हम सारी चीजें करेंगे, नहीं तो भाई हम पहले, क्या होता है कि शुरुआत में रचनात्मक चीजें करो, जल्दी फटाफट हो जाती हैं, क्यों, उस टाइम पे हमारा फ्रेश होता है माइंड, हमारा दिमाग अच्छे से खूब तेज चलता है ना। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब हम पूरा प्रश्न पत्र पढ़ने लगते हैं तो थोड़ा सा उलझन में आने लगती है, हो सकता है कि पूरे प्रश्न पत्र में कोई एक दो चीजें ऐसी हो जो हमें ना आए, तो उस समय पे क्या होता है कि जब हम उनमें उलझ जाते हैं तो हमें आती हुई चीजें भी हम क्या होने लगता है, वो भी भूलने लगते हैं। तो भाई जो सबसे अच्छी चीजें पहले आ रही हो, पहले हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए आपको चित्र वर्णन बहुत अच्छे से आ गया है ना, तो आपने कहा हम तो चित्र वर्णन कर ही लेते हैं, तो अब इसमें चित्र वर्णन था तीसरे नंबर पे, लेकिन आप कर रहे उसको सबसे पहले नंबर पे, तो आप सोचोगे कि हम तो सबसे पहले नंबर पे कर रहे हैं, तो आपने चित्र वर्णन जो कि तीसरे नंबर पे था उसको आपने लिख दिया प्रश्न क्रमांक 1। आप पहले नंबर पे कर रहे हो तो आपने सोचा कि मैं तो पहले नंबर पे प्रश्न कर रहा हूं, तो मैं लिख देता हूं प्रश्न क्रमांक 1 और उत्तर। और आपने अगर इस प्रकार से किया तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका चित्र वर्णन सही होते हुए भी गलत, क्योंकि पहले प्रश्न में प्रश्न पत्र कह रहा है कि उसमें पहला प्रश्न अपठित गद्यांश का आना है, और आपने यहाँ पे चित्र वर्णन कर दिया। तो भाई जो भले ही आप उसको पहले नंबर पे करें चाहे उसको 10वें नंबर पे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको प्रश्न क्रमांक वही डालना है कि जो आपके किसमें प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ हो। मां कि आपका अगर चित्र वर्णन तीसरे नंबर पे है तो आप भले ही उसको सबसे पहले लिख रहे हो, भले ही आप 8वां प्रश्न सबसे पहले कर रहे हो, फिर भी उसमें आप प्रश्न क्रमांक 8 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसी गलती मत कर दीजिएगा। कई बार ऐसा हुआ है, हमने देखे, हमने कॉपी जब बच्चों की चेक की है तो उसमें सही होते हुए भी बच्चे गलत कराते थे, क्योंकि प्रश्न का क्रमांक ही गलत डाल देते थे, है ना। फिर कहते हैं सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि सॉरी, सभी प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृतेन लेखनीयान, कहते हैं संस्कृत में ही लिखना है आपको। किसमें लिखना है, संस्कृत में ही लिखना है। ठीक है, आगे लिखा है प्रश्नानाम निर्देशा, प्रश्नों के निर्देश को ध्यानेन अवश्य पठनीय, ध्यान से जरूर पढ़िएगा। प्रश्नों का जो निर्देश मिले आपको, जो भी यानी जो आपका प्रश्न पूरा लिखा हुआ होता है उसको ध्यान से जरूर पढ़िए। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि हमने प्रश्न में देखा नहीं और हमने अपठित गद्यांश, मान लीजिए एक तरह से अपठित गद्यांश पढ़ लिया, सीधे उसके प्रश्न उत्तर हल करना शुरू कर दिए, और यहाँ पे देखा ही नहीं कि एक पदिन उत्तर के आगे लिखा था केवल द्वयम, और हम लगे हुए हैं हमने तीनों लिख दिए। ठीक है ना, तो इस तरह से जो भाई निर्देश होता है, पहला मतलब जो पूरा प्रश्न होता है उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं, पहला प्रश्न जो आएगा वो होगा वर्णनात्मक प्रश्न, जैसा कि अपन ने सिलेबस में भी डिस्कस किया था, आपको जो मास्टर प्लान बताया था उसमें भी होगा कि पहला प्रश्न जो आएगा वो वर्णनात्मक में, वर्णनात्मक तो प्रश्न आने ही हैं सारे, उनमें आपका पहला प्रश्न अपठित गद्यांश का बनेगा, जिसमें लिखा है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, पढ़िए पहले प्रश्न को, प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। वैसे भी 20 मिनट मिलने हैं आपको, 20 मिनट केवल पढ़ने के लिए मिलने हैं, पूरा प्रश्न पत्र बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हो। उसमें ये समझ लीजिए, देखते से ये तो हमें समझ में आ ही जाता है कि कौन सी चीज हमें सबसे पहले आ रही है, सबसे अच्छे से आ रही है, उसी को हमें शुरुआत कर देना है। तो पहला प्रश्न पढ़ लिया हमने, क्या लिखा है कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि, दिए हुए इस गद्यांश से जुड़े हुए जो प्रदत्त प्रश्न हैं उनके उत्तराणि संस्कृतेन लिखा, संस्कृत के द्वारा लिखिए, संस्कृत में लिखिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं गद्यांश को। क्या लिखा है, एकदा सर्वे पक्षिणः मिलित्वा, एक बार सभी पक्षी मिलकर उलूकम, उल्लू को, स्वाधिपतिम, अपने अधिपति, स्व अधिपतिम, देखिए यहाँ पे स्व अलग कर लीजिए, स्व यानी अपने, और अधिपतिम को अलग कर लीजिए, तो क्या हो गया, स्व अधिपतिम यानी अपने अधिपति को, विधातुम बनाने के लिए, विचारितवन्तः
अपना अधिपति बनाने के लिए विचारित बनता, यानी विचार करने लगते हैं। तस्य उसके अभिषेक वेला अपि, अभिषेक वेला अपि, उसकी, अब किसका अभिषेक, किसकी, उल्लू के, उल्लू का राज्य अभिषेक हो रहा है, यानी अपना अधिपति उसको विधातुम बनाने का विचारित बनता, विचार कर रहे थे। तस्य अभिषेक वेला अपि, उसके अभिषेक की वेला भी, तैः निश्चिता, वेला भी उनके द्वारा निश्चित कर दी गई। तैः यानी तृतीया विभक्ति, विभक्ति लगाएंगे अर्थ सही निकल आएगा, उत्तर सही आएंगे आपके। निश्चिता निश्चित कर दी गई। ततो यदा, तब जब, अभिषेकोत्सव, अभिषेक का उत्सव, प्रारंभ हो रहा था, तदैव तब ही, कश्चित वायसः कोई कौआ, तत्रा गच्छत वहां आ गया। उलूकस्य अभिषेक, उल्लू के अभिषेक, समाचारम श्रुत्वा, अभिषेक के समाचार को सुनकर, सह अवदत, सो अवदत किससे मिलकर बना है, सह अवदत, वह बोला, क्या बोला, भो, अरे किम विचार्य भवद्भिः, क्या विचार करके, विचार सॉरी, विचार शब्द में य यानी ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, इसका अर्थ बनेगा हमारा विचार करके। क्या विचार करके, भवत भी आप लोगों के द्वारा, एषः इस, देवांधः इस दिन में अंधे, देवांधः शब्द किससे मिलकर बना है, दिवा और अंध, यानी दिन में अंधा रहने वाला, उलूकः देवांधः उलूकः, दिन में अंधे रहने वाले उलूक को राजपदे, राजपद पर प्रतिष्ठापयितुम, प्रतिष्ठित करने के लिए निश्चित किया है। क्या सोचकर तुम लोगों ने दिवा अंध उलूक को राजपदे प्रतिष्ठापयितुम निश्चितः, यस्य देशस्य राजा एवं, जिस देश का राजा इस प्रकार अंधो भविष्यति, अंधा होगा, तस्य प्रजा, उसकी प्रजा, अपि उसकी प्रजा भी, तथैव भविष्यति वैसी ही हो जाएगी, भाई प्रजा भी फिर वैसी ही अंधी हो जाएगी। अंधी का मतलब ये नहीं है कि राजा अंधा है तो प्रजा भी आंखें से देखना बंद हो जाता है, अर्थात सही और बुरे को, सही और गलत की पहचान कौन होता है, जो सच में अपनी आंखें खोल कर रखता है ना। तो राजा कैसा होना चाहिए, जिसको सब चीज सम्यक रूप से दिखती हो, अच्छे और बुरे की सही पहचान होती हो। तो कहते हैं जैसा राजा होगा, तस्य प्रजा अपि, उसकी प्रजा भी, तथैव भविष्यति, प्रजा भी वैसी ही होगी। किम न श्रुतम भवद्भिः, क्या नहीं सुना है आप लोगों के द्वारा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है, इति। ततः तब, सर्वे अपि तस्य, तब सब लोगों के द्वारा, सर्वे अपि सभी के द्वारा भी, तस्य परामर्श, उसके परामर्श को, मत्वा मानकर, यत्र तत्र प्रस्थिता, यहाँ वहां सब चले गए, उसके परामर्श को मानकर सब यहाँ वहां चले गए। कथैषा, कथा एषा, कथैषा तोड़ लीजिए, कथा और ईशा शब्द से मिलकर बनी है। कथैषा, कथा ईशा पुरातनी, पुरानी है, परम लेकिन अस्याह तात्पर्यम, इसका तात्पर्य तू अद्यापि अक्षरशः सत्यम, इसका अद्य अपि, आज भी, अक्षरशः, अक्षर से अक्षर मिला लो तो बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, एक एक अक्षर इसका सत्य है। लोकतांत्रिक देशेषु, जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, लोकतांत्रिक देश कैसे होते हैं, जिनमें कि लोक यानी हमारे जो जन होते हैं, जन के प्रतिनिधि होते हैं, उन देशों में उनके द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं उस देश के, वो चुने जाते हैं। तो कहते हैं लोकतांत्रिक देशों में यथा राष्ट्र प्रमुख सर्वकारो व, कहते हैं जैसा राष्ट्र प्रमुख या सरकार होती है, तस्य देशस्य स्थिति, उसकी स्थिति वैसी ही भवति, होती है। अतः इसलिए राजपदे, राजपद पर, योग्य जनः एव, योग्य जन को ही प्रतिष्ठापितव्य, क्या करना चाहिए, प्रतिष्ठित करना चाहिए। संप्रति यथा नेतारः, इसीलिए कहा गया है यथा नेतारः, जैसा नेता होता है, तथा जनः, वैसे ही लोग हो जाते हैं, वैसे ही जन होते हैं। अगर राजा नियम को पालन करने वाला होता है तो उसकी प्रजा भी हर नियमों को पालन करती है। अगर राजा हमारा, भाई राजा जो होगा वो भोग विलासी होगा, वो गलत आचरणों पर चलेगा, तो वो अपनी प्रजा को कैसे रोक सकता है, ठीक है ना। तो जैसा यथा राजा
तथा प्रजा, यथा नेतारः तथा जना। इस प्रकार से ये हमारा हो गया गद्यांश। ठीक है, अब चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर। अब जैसे कि पहला प्रश्न बनता है एक पदेन उत्तर, और फिर इसमें लिखा है केवलम प्रश्न द्वयम, यानी एक पद के द्वारा आपको उत्तर देना है, और वो भी प्रश्न केवल कितने, द्वयम। वही हमने कहा है कि हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना कि उसमें दिए होंगे 3 प्रश्न, लेकिन उसमें क्या कह दिया है आपको कि केवलम द्वयम, केवल 2 ही करने हैं उसमें। ठीक है, तो अब इसमें से आपको जो 2 अच्छे आए वो आप कर लीजिए। तो पहला प्रश्न पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पक्षिणः कम स्वाधिपतिम विधातुम उद्यता। पक्षी जन जितने भी पक्षी थे, कम यानी किसको। अब कम ध्यान कीजिएगा, जब एक पद में आप उत्तर लिख रहे हो तब प्रश्नवाचक शब्द को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा कि इसमें विभक्ति कौन सी है। गद्यांश में से छांटेंगे आप उत्तर, उत्तर तो आपको गद्यांश में मिलना ही है, लेकिन उसमें उस एक पद में, क्योंकि उत्तर केवल एक पद में देना है, उसमें विभक्ति कौन सी आनी चाहिए, जो हमारे प्रश्न बता रहा है कि ये वाली विभक्ति वाला बना दीजिए। तो देखिए क्या लिखा है, पक्षिणः कम, पक्षी किसको, स्वाधिपतिम विधातुम उद्यता, किसको अपना अधिपति बनाने के लिए उद्यत हो रहे थे, तो कहेंगे किसको, उल्लू को, उल्लू को। तो यहाँ लिखा है सर्वे पक्षिणा मिलित्वा उल्लूकम स्वाधिपतिम। देखिए हमारे गद्यांश में भी कम है। प्रश्नवाचक जब जो प्रश्न बनाते हैं वो आपके लिए प्रश्नवाचक शब्द ऐसा ही रखते हैं जिसका कि उत्तर उसी विभक्ति में मिले। तो यहाँ पर देखिए कि कम शब्द हमारा कैसा है, द्वितीय विभक्ति युक्त है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो भी बनेगा द्वितीय विभक्ति एक वचन में उल्लूकम। ठीक है, क्योंकि एक पद के द्वारा दे रहे हैं, पद का अर्थ, शब्द पद का अर्थ हमने अंतर बताया है कि शब्द राम होता है और रामः पद बन जाता है, यानी जब किसी शब्द में विभक्ति लग जाती है वो हमारा पद बन जाता है। ठीक है, तो कम के स्थान पे हमारा एक पद का उत्तर आएगा उल्लूकम। आगे कहते हैं यदा, जब अभिषेकोत्सव प्रारब्धा तदा कह तत्रागच्छत। कहते हैं जब अभिषेकोत्सव, अभिषेक का उत्सव प्रारब्ध हो रहा था, तदा तब, कह यानी कौन, तत्रागच्छत तब कौन वहां आया। तो कह के स्थान पे हम लिख देंगे कौन आया था, जबकि हमें यहाँ पे पता है कि यदा अभिषेकोत्सव प्रारब्ध तदैव कश्चित वायसः। अब आप कहेंगे कि हो सकता है कई बच्चों को लगे कि कहीं तदैव तो नहीं है, कहीं कश्चित तो नहीं है, या वायस तो नहीं है, क्योंकि बच्चे कैसे मिलाते हैं, लाइन को मिलाते हैं कि भाई लाइन से लाइन तक कौन सा अक्षर है। कहेंगे यदा अभिषेकोत्सव प्रारब्ध और तत्र गच्छत, इतना तो हमें मिल रहा है कहां पर, प्रश्न में। अब ये 3 शब्द आ गए इसमें से, अब इनमें से कौन सा हमारा उत्तर है ना। बच्चे ऐसे ढूंढते हैं, पूरा लाइन में से जो नहीं लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं। तो हम बार बार वही चीज कहते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द को ढूंढिए। ये कह रहा है कह, यानी कह कह रहा है प्रथमा विभक्ति एक वचन वाला ही उत्तर है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन किसमें लगा हुआ है, वायसः। कश्चित का अर्थ होता है कोई, तदैव किससे मिलकर बना है, तदा और एव शब्द से सॉरी, तदा और एव ये दोनों ही चीजें हमारी कैसी हैं, अव्यय है। तदा यानी तब, एव का अर्थ हुआ ही, ये अपन पढ़ चुके हैं, अव्यय फर्स्ट टर्म में पढ़ा दिए हैं। कश्चित यानी कोई, तो वायस शब्द जो है उसमें कौन सी लगी है, प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन वाला ही हमारा उत्तर सही बनेगा। ठीक है, अब आगे लिखा है राजपदे, राजपद पर कीदृशः जनः प्रतिष्ठापयितव्यः। कहते हैं राजपद पर किस प्रकार के जन को प्रतिष्ठापयितव्यः, कैसे किस प्रकार के जन को प्रतिष्ठित करना चाहिए। तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, वो कह रहे हैं कैसे जन को प्रतिष्ठित करना चाहिए। तो यहाँ से हम उत्तर देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है, राजपदे योग्य जनः एव प्रतिष्ठातव्यः। क्या करना चाहिए, हमें योग्य जन को ही प्रतिष्ठित करना चाहिए। तो हम यहाँ पे उत्तर लिख देंगे, क्योंकि कीदृशः हमारा प्रथमा विभक्ति युक्त है, तो चाहे हम शिक्षितः लिखें या योग्य जनः लिखें, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विभक्ति युक्त पद जरूर ढूंढेंगे अपन। आगे देखते हैं, पूर्ण वाक्येन उत्तर लिखत। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर लिखिए, केवलम प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न कहता है,
इसमें भी उनमें से जो 2 अच्छे आ रहे हों उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं, तीनों प्रश्नों में से जो अच्छा है वो कर लेना है। वायसः उल्लूकस्य राजपदे प्रतिष्ठापन विषय किम अवदत्। वायस उल्लू के राजपद पर, देखिए हम हर एक शब्द में, जैसे उल्लू के साथ में हम के लगा रहे हैं, राजपद में मैं लगा रहे हैं या पर लगा रहे हैं। कैसे? क्योंकि विभक्ति हम उसमें पहचानते जा रहे हैं, विभक्तियां पहचानने लगते हैं, उनमें हमें चिन्ह और उसके अर्थ समझ में आने लगते हैं। यानी कौआ उल्लू के राजपद पर प्रतिष्ठापन विषय, प्रतिष्ठा के विषय में किम अवदत्, क्या बोला, क्या कहता है? वो कहता है कि यथा राजा यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति तस्य राजा अपि तथैव भविष्यति, जो कि हमारे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे लिखा हुआ है? आप यहां से भी लिख सकते हैं कि उलूकस्य अभिषेक समाचारम श्रुत्वा, पहले पढ़िएगा ध्यान से, सह अवदत्, वो बोला, क्या बोला? सह अवदत्। अब कहां पे वायस अवदत् नहीं लिखा है, उन्होंने सो अवदत् यहां पे बताया। सह अवदत्, वो कहता है कि भो अरे किम विचार भवद्भिः एषा दिवांदा उलूक राजपति प्रतिष्ठापितुम निश्चितः। आप चाहें तो यहां से भी लिख सकते हैं, यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति तस्य प्रजा अपि तथैव भविष्यति। जिस देश का राजा जैसा होता है उसकी प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। तो इस प्रकार से आप उन्हें पूर्ण वाक्य में कहा है तो पूरा वाक्य आप यहां से भी ले सकते हैं और एक अपना इतना भी ले सकते हैं, ठीक है। बस हमारा अर्थ सही निकलना चाहिए, बस, ठीक है। दूसरा प्रश्न कहता है लोकतांत्रिक देशेषु देशस्य कीदृशः स्थिति भवति। लोकतांत्रिक देशों में देश की किस प्रकार की स्थिति होती है, बताइए कैसी स्थिति होती है। कहते हैं लोकतांत्रिक देशों में, देखिए यहां मिला है लोकतांत्रिक देशेषु, यथा जैसा राष्ट्र प्रमुख सर्वकारो वा, जैसा राष्ट्र प्रमुख या वा का अर्थ क्या होता है, या सरकार होती है, तथा वैसी ही तस्य देशस्य, उस देश की स्थिति भवति, स्थिति होती है। तो ये आपका पूर्ण वाक्य मिल गया आपको, ठीक है। पूर्ण वाक्य उत्तर आप कब आपको सही मिल पाएगा, जब आप विभक्ति से उस प्रश्न का सही अर्थ जान लेंगे तब। वायसः तत्र कदा आगच्छत्, कहते हैं वायस कौआ वहां पर कब आता है, कब आता है। तो आपको पता है यहाँ पे आपने पढ़ा है कदा, कदा प्रश्नवाचक शब्द समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कह रहा है। कब आया था, तो आप कहेंगे जब उल्लू के राज्य अभिषेक की तैयारी हो रही थी तब आया। तो क्या कहेंगे, कहेंगे यदा अभिषेकोत्सव प्रारब्ध तदैव कश्चित् वायसा तत्र गच्छत्। जब अभिषेक के उत्सव की तैयारी हो रही थी। अब यहाँ पे एक चीज और आप अपने आप से जोड़ सकती हो कि किसकी अभिषेक की, तो आप कह सकते हैं यदा उलूकस्य, आप यहाँ लिख सकते हैं उलूकस्य, यानी जब उल्लू के अभिषेक के उत्सव प्रारंभ हो रहा था तदैव कश्चित् वायसः तत्र आगच्छत्, वहां आ जाता है कोई कौआ, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न बनेगा अस्य अनुच्छेदस्य कृते, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। उपयुक्त शीर्षक क्या कीजिए, संस्कृत में लिखिए। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हमें मिल रही थी। शीर्षक के लिए बच्चे परेशान होते हैं, है ना, कि शीर्षक किस प्रकार से लिखा जाए। तो सबसे पहले इस पूरे गद्यांश में देखिए कि किस बात के बारे में आई। एक तो बुद्धिमान कौए के बारे में बात आई, ठीक है। दूसरा एक और क्या इंगित किया गया इस गद्यांश में, ये बताया गया कि जैसा राजा होती है तैसी प्रजा होती है, जैसा हमारा राष्ट्र प्रमुख होता है उसकी प्रजा भी वैसी होती है। तो भाई आप इसमें से आराम से कोई ना कोई यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि बुद्धिमान वायस, चतुर कौआ या बुद्धिमान कौआ, चतुरः वायस, ये भी लिख सकते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, ऐसे भी बना सकते हो। अथवा योग्य राजा या फिर योग्य राजा, ये भी आपका 1 नंबर का आएगा, ठीक है। ये देखिए हमारे नंबर भी लिखे हुए हैं कि 4 नंबर की आएंगे ये पूर्ण वाक्य वाले, 2 नंबर की ये आने हैं, ठीक है, 4 नंबर के ये पूर्ण वाक्य वाले आने हैं और 1 नंबर का आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए 7 अंक ये हो गए। अब इसमें 7 तो ये मिल गए, अब क्या आने हैं, यथा निर्देशनम उत्तर, जैसा निर्देश दिया हुआ हो, यदा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश हो ऐसा उत्तर दे दीजिए। इसमें क्या करना है, केवलम प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न करने हैं। इसमें कितने करने हैं, 3। तो देखिए 7 नंबर हमें वहां मिल चुके हैं, 3 नंबर के और यहाँ पे दे देने हैं। बहुत सरल होता है, 10 नंबर पूरे मिल जाते हैं अपठित गद्यांश में।
प्रश्न कहता है काकः इतस्य किम समानार्थक पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। काक शब्द का समानार्थक पद पूरे गद्यांश में कौन आया है? वायस आया है। क्या आया हुआ है? वायस। तो हम लिख देंगे वायसः, उत्तर बन गया। ठीक है, आगे लिखा है आगच्छत इति क्रियाया कर्तृ गद्यांशात् चित्वा लिखत। आगच्छत जो क्रिया है उसका कर्तृपद आप इस गद्यांश में से चुनकर लिखिए। तो आगच्छत पहले आप ढूंढेंगे, उसका आपको कर्ता देख लेना है। तो कहाँ आया था? बोले तत्रागच्छत। आगच्छत यहाँ क्रिया बन रही थी, तो कर्ता कौन होगा? कर्ता होगा प्रथमा विभक्ति युक्त जो आने का काम कर रहा होगा। अभिषेकोत्सव आ रहा था, प्रारंभ आ रहा था, या वायस आ रहा था, तो यहाँ कहेंगे वायसः प्रथमा विभक्ति युक्त शब्द है। और भाई वायस हमारा संज्ञा शब्द भी है, वही हमारा कर्ता बन रहा है, तो ये हमारा कर्तृपद बन जाएगा। इस प्रकार से कर्ता क्रिया छांटना देखिए हमने बताया हुआ है आपको फर्स्ट टर्म में कितने अच्छे से करवाया है। विशेषण विशेष्य ये जो 3 नंबर हैं ये तो आपके पूरे फर्स्ट टर्म जैसे ही उसी में से मिल जाएंगे। कैसे विशेषण विशेष छांटना सिखाया है, कर्ता क्रिया छांटना आपको सिखाई हुई है, समानार्थक विलोम पद कैसे छांटे जाते हैं वो भी बताए। आगे लिखा है नवीनाम एतस्य विलोम पद गद्यांश चित्वा लिखत। विलोम पद को नवीन, इस शब्द का नवीन यानी नया, इस शब्द का विलोम पद आप गद्यांश में से छाट कर लिखिए। तो देखिए नवीन का अर्थ होता है नया, तो यहाँ पर देखिए कि हमें पुराना, नवीन का अर्थ नया हुआ तो उसका उल्टा क्या होगा? पुराना। तो पुराना शब्द कौन बता रहा है? बोले पुरातन ही बता रहा है, तो यही हमारा विलोम पद बन जाएगा। आगे देखते हैं, तो इस प्रकार से पुरातनी हमारा सही उत्तर बन जाएगा। फिर लिखा है देवांधः उलूक। फिर से देखिए विशेषण विशेष्य भी आएंगे। एक जरूर ही आपका ध्यान कीजिएगा कि आपके गद्यांश में से एक आपको कर्ता क्रिया छांटने के लिए आ जाएगा, ठीक है, एक आपके लिए विलोम पद आ जाएगा, एक समानार्थक आ जाएगा और एक विशेषण विशेष्य का आएगा। इस प्रकार के 4 प्रश्न आएंगे किससे? अपठित गद्यांश में से 3 नंबर के, ठीक है, भाष्य कार्य जैसे, ठीक है। तो देवांधः उलूकः, बताइए देवा अंध उलूक में क्या पूछ रहे हैं? विशेषण पद कौन सा है? विशेषता कौन बता रहा है? तो उल्लू कौन है? उल्लू तो संज्ञा पद है। उल्लू क्या है? संज्ञा है, किसी चिड़िया का नाम है, लेकिन उसकी विशेषता कौन बता रहा है? देवांधः यानी देवा में अंध रहने वाला, यानी सॉरी, दिन में अंधा रहने वाला। तो इस प्रकार के यहाँ पे क्या है? देवांधः हमारा इसका विशेषण पद बन जाएगा। विशेष्य पूछा जाता तो जो संज्ञा पद होता है उसको विशेष्य बना दीजिए, और जो संज्ञा पद नहीं है, जो विशेषता बता रहा है, वो विशेषण बन जाता है, ठीक है। विशेषण विशेष्य कई बच्चे जैसे नहीं जानते हैं, तो हम हमेशा वही बात कह रहे हैं कि नाम अर्थात संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? विशेष्य बनता है। ध्यान कीजिएगा, विशेष्य कौन होता है? संज्ञा। संज्ञा का अर्थ यानी नाम। किसी का नाम जब आ रहा होगा, चाहे वो व्यक्तिवाचक हो, यानी किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी जैसे कहते हैं समूह का नाम हो, ठीक है, किसी जाति का नाम हो, जैसे बालक। बालक क्या हुआ? जाति है, जातिवाचक संज्ञा है ना। समूहवाचक संज्ञा हो गया सैनिक। अब सैनिक क्या हो गए? सैनिक एक तरह से सैनिक कौन हुआ? सेना में रहने वाला, ठीक है ना। फिर आप कहते हैं कि किसी स्थान का नाम, किसी नाम मतलब संज्ञा, और संज्ञा जहां है वो आपका विशेष्य है। और उसके अलावा कहें कोई संख्या, जैसे 1 2 3 4, एकस्य ग्रामस्य, तो कहेंगे गांव क्या है? एक स्थान का नाम है, उसके साथ में एक जो संख्या आई है वो क्या है? उसका विशेषण है, ठीक है। कश्चित ग्राम यानी कोई ग्राम में, तो भाई कश्चित शब्द है, कोई आ गया। सर्वनाम पद जितने भी होते हैं, सर्वनाम जो भी होते हैं, वो क्या बन जाते हैं? विशेषण का काम करने लगते हैं। तो जो हमारी संख्या होती है वो भी क्या बनती है? विशेषण बनती है। इसलिए ध्यान कीजिएगा, जब आप गद्यांश पढ़ रहे हो तब समान विभक्ति वाले शब्दों को जरूर एक बार देख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, और नीचे देखना उससे जुड़ा हुआ निश्चित एक ना एक आपको प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जब हम गद्यांश पढ़ते हैं तो उसमें उन बारीकियों को देखते जाना कि कोई क्रिया हो रही है, उसको काम करने वाला कौन बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके बहुत अच्छे आसानी से अपठित गद्यांश हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर चले, तो इस प्रकार से 10 नंबर हो गए आपके, पूरे आएंगे, हमें ये विश्वास है। जैसा कि हमने टर्म 1 में भी जब बच्चों को तैयारी करवाई थी, तो हमें अपने आप से अंदर विश्वास आ रहा था कि अगर बच्चे ने ध्यान से, जिस प्रकार से हमने मास्टर प्लान बनाया है, उस हिसाब से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनका कोई मार्क्स काटने वाला है नहीं, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर।
लिखा हुआ है भवान हार्दिक, आप कौन है? हार्दिक है। भवान प्रतिदिन, और आप प्रतिदिन, च का अर्थ हुआ और आप प्रतिदिन चाउमीन बर्गर इत्यादिकम, चाउमीन बर्गर इत्यादि त्वरित भोजनम, त्वरित भोजन यानी शीघ्रता के साथ में तले हुए रोज भोजन करते हैं। ठीक है, त्वरित यानी शीघ्रता, जल्दी जल्दी बहुत सारे डेली आप वही भोजन करते हो, है ना। अब कहते हैं स्वस्थ भोजन से महत्व, स्वस्थ भोजन के महत्व का वर्णनतया, कहते हैं वर्णयंत्या, वर्णन करती हुई या वर्णन करती हुई। अब हमने कैसे वर्णन करती हुई क्यों बोल रहे हैं? आगे लिखा है अग्रज और उसमें लगा है या। अग्रज किसको कहते हैं? आगे जन्मा हुआ। अब आगे जन्मा हुआ भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, तो अग्रज कहते हैं भाई को और अग्रजा कहते हैं बहन को। किसको कहते हैं? अग्रज यानी बड़ा भाई, आगे जन्मा हुआ, पहले जन्मा हुआ बड़ा भाई, और अग्रजा बड़े आ की मात्रा आकारांत हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया, अर्थात ये क्या हो गया हमारा? बड़ी बहन के लिए अर्थ आ गया। अग्रजया कहते हैं आगे जन्मी हुई। अब क्योंकि या लगा हुआ है, या ने हमें बताया कि ये जो अग्रज शब्द है वो बहन के लिए है, स्त्रीलिंग वाला है। क्यों? क्योंकि या जो हमें अर्थ बता रहा है विभक्ति का, वो कह रहा है कि या कभी भी इसके पुल्लिंगवाची शब्द में या नहीं आता है। कहीं देखा है कि राम शब्द में या अग्रज शब्द में, बालक शब्द में कहीं पे या आता हो विभक्ति में? नहीं। या कहाँ आता है? हमारे स्त्रीलिंग शब्दों में, आकारांत शब्दों में आता है, वो भी तृतीया विभक्ति में। तो अर्थ क्या निकल रहा है कि अग्रजया, अग्रजा के द्वारा यानी अपनी बड़ी बहन के द्वारा, वर्णनत्या वर्णन करते हुए, किसके? स्वस्थ भोजन के महत्व को वर्णन करते हुए आपकी बहन के द्वारा भवंतम प्रति, आपके प्रति लिखिते पत्रे, लिखे पत्र में रिक्त स्थानानि पूरित्वा, लिखे हुए पत्र में। अब ये जो पत्र है वो कैसा है? वो आपकी अग्रजा लिख रही है आपके लिए। क्या बता रही हैं? स्वस्थ भोजन का महत्व बता रही हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रतिदिन चाउमीन बर्गर खाते हैं, इसलिए। ठीक है, तो इस पत्र में जो भी रिक्त स्थानानि पूरित्या, तो वो पूरा पत्र लिखा हुआ है, उसमें जो रिक्त स्थान है उनको पूर्ण करके पत्रम च पुनः उत्तर पुस्तिकायाम लिख, तो उन रिक्त स्थानों को पूर्ण करके पुनः, और उनको पूरा करके पुनः फिर से उत्तर पुस्तिकायाम लिखा, तो उत्तर पुस्तिका में लिखना है आपको। ठीक है, देखिए बच्चे क्या करते हैं, अभी तो एक इससे पहले तो कंफ्यूजन ये दूर हुई कि बच्चों को जो लग रहा था कि सिलेबस में कहा है कि पूर्ण पत्रम लेखनियम, तो अब इससे पहले तो ये कंफ्यूजन अपनी दूर कर लीजिए कि पूरा पत्र नहीं लिखना है, वही आपके रिक्त स्थान वाला पूरा पैटर्न चलना है। ठीक है, रिक्त स्थान की तरह हमारा पत्र आएगा, उन रिक्त स्थानों को पूरा करने के बाद, जैसे हमारा देखिए यहाँ पे जैसे ये पत्र शुरू होता है और यहाँ पर भाई यहाँ से हमारे ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं। ठीक है, इनको हमने किया पूरा। इनको पूरा करने के बाद आपको जैसा पूरा फॉर्मेट आपका पत्र का है उसको उत्तर पुस्तिका में पूरा वैसा का वैसा लिखना है। ये नहीं करिएगा कि आप इस तरह से लिखें। देखिए बच्चे क्या करते हैं, क्या कहेंगे, ये लिख देंगे कि प्रश्न क्रमांक दूसरा है, ये उत्तर है हमारा पत्र, और उसमें क्या किया गया कि इस प्रकार से आपने लिखे नंबर, और आपने कहा कि पहले में हम भरेंगे अपना स्नेहाशीष, दूसरे में भरेंगे पत्रिन, तीसरे में लिखेंगे सेवते, और आपने लिख दिया। ये नहीं करना है आपको, बिल्कुल उसी प्रारूप से, जैसा कि फिर ये पत्र नहीं लिखे, फिर ये क्या है, ये पत्र लिखने का तरीका हुआ? नहीं भाई, पत्र आपको पूरा लिखना नहीं है, लिखा हुआ दे रहे हैं उसको देख के कॉपी ही तो करना है, पूरा कॉपी कर लेना है, और फिर रिक्त स्थानों में जो सही आ रहे हैं उनको भर देना है। इस हिसाब से आपको पूरा पत्र लिखना है, ना कि उसके केवल उत्तर। ठीक है, तो ये काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि बच्चों की हमने जब कॉपी हमने भी चेक की हुई है तो उनमें हम यही देखते हैं कि बच्चों से कहा गया कि भाई आप उस ये वाले पत्र को पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखिए, वो चले तो कहें कि हम क्यों लिखें, तो जबकि इतनी सरलता दे दी, इतनी सहूलियत दे दी कि पत्र भी पूरा लिख दिया, केवल उसमें रिक्त स्थान भरने हैं, तब भी उसमें भी क्या आलस दिखा दिया कि यहाँ पे बस सीधे सीधे उत्तर लिख दिए और बस आगे बढ़ लिए। तो भाई पत्र लिखने का मतलब क्या हुआ, फिर तो हम खाली स्थान ही दे देते आपको लिखने को, वो भी तो हो सकता था ना, क्यों नहीं दिया? क्योंकि भाई हमें पत्र लिखने का आपको तरीका सिखाना है कि लिखते कैसे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये अपना एक कैसा है, अनौपचारिक पत्र है,
मंजूषा पढ़ लीजिएगा। त्वरित भोजनस्य, त्वरित भोजन का। त्यजतु, त्याग सॉरी, त्यजतु, त्यज धातु यानी त्यागने की बात हो रही है। त्यजतु यानी छोड़ दो। पत्रेण, पत्र के द्वारा। सेवनम, ईदृशम, इस प्रकार का। ग्रहीतव्यम, खाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। नेहाशीष, नेहा का, नेह का अर्थ क्या होता है? स्नेह, प्रेम। आशीष का अर्थ हुआ हमारा आशीष, आशीर्वाद। सेवते, सेवन करने से या सेवन करते हो। अब रुग्णः, बीमार। अग्रजा यानी बड़ी बहन। ठीक है, अब अग्रजा तो हमें समझ में आ रहा है कि जो अग्रजा शब्द है वो कहाँ आएगा, क्योंकि पत्र लिख कौन रही है? अग्रजा लिख रही है, बड़ी बहन लिख रही है, यानी जो पत्र लिखता है वो सबसे अंत में लिखता है अपना नाम। तो हमें इससे तो ये पता चल गया कि ये हमें सबसे अंत में लिखना है। एक तो हमने देखते से ही पकड़ लिया। ठीक है, अब चलते हैं, देखेंगे। तो यहाँ से हमारा अनौपचारिक पत्र ध्यान से पढ़िए, समझिएगा कैसे लिखना है आपको। अपने दाएं हाथ, राइट हैंड, दायां बायां नहीं आ रहा है समझ में तो कम से कम राइट हैंड तो समझ में आता है। जहां आप बैठे हुए हो उसके राइट हैंड से यहाँ से लिखना शुरू करेंगे अनौपचारिक पत्र। यहाँ से लिखा है गुरुग्रामात लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, यानी जो भी शहर का नाम होगा उसको लिखना है, फिर दिनांक को लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आप हार्दिक हो, तो बहन ने आपका पहले नाम लिखेंगी, कहेंगी प्रिय हार्दिक। और इसके बाद क्या आता है अनौपचारिक पत्र में? ध्यान कीजिए, क्यों हमने ये चीज बताई थी कि ये इन क्रम से चलना है, कि जैसे पहला आपने जिसके लिए ना, जिसको पत्र लिख रहे हैं पहले उसको लिखा जाता है। पिताजी को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे पूज्य पिताश्री, पूज्य माताश्री। भाई है प्रिय अनुज, प्रिय मित्र, प्रिय हमारी अनुजा, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। ये सारी चीजें लिखने के बाद फिर दूसरे नंबर पे हमारी जो पत्र शुरू होता है उसके लिए क्या लिखा जाता है? हम यहाँ पे लिखते हैं अभिवादन वाला शब्द। जैसे माताजी पिताजी हैं तो हम चरण स्पर्श, चरण विंदन, चरणारविंद में नमो नमः, इस प्रकार से लिखते हैं। मित्र को सप्रेम नमस्ते, इस प्रकार से लिखते हैं। भाई अब हार्दिक कौन है? छोटा भाई, तो उसके लिए क्या आएगा? स्नेहाशीष। नेहाशीष जो हमारा लिखा हुआ था क्या लिखेंगे हम? स्नेहाशीष। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं पत्र। तो ये जो दूसरा खाली स्थान है इसमें ध्यान कीजिएगा कि पहले जो जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं उसको लिखा जाता है, फिर इसके बाद हमारे अनौपचारिक पत्र में यहाँ पर अभिवादन वाला शब्द आता है। और अभिवादन वाला शब्द हमारे पास यहाँ कौन सा है? केवल नेहाशीष। नेहाशीष या स्नेहाशीष जो भी है वो हम अभिवादन वाला शब्द लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमें क्रम है वो याद रखने हैं कि यहाँ पर हमारा क्या आता है? शहर का नाम आता है, फिर उधर हम दिनांक लिखते हैं, यानी कि हो सकता है यहाँ पर भी रिक्त स्थान कर दें। तो यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें ढूंढनी है? यहाँ पर आपको किसी जगह का अपना पता, फिर उसके बाद शहर का नाम और दिनांक, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। इसके बाद जिसको पत्र लिख रहे हैं वो ढूंढना है। इसके बाद अभिवादन वाला शब्द है। ये 5 चीज़ें जब हो गई फिर इसके बाद अपने पत्र के प्रारूप पे चलिए। फिर क्या लिखा है? वो जो बहन है वो क्या लिख रही है कि मया मात्रा, मया यानी मेरे द्वारा, मात्रा में, अब मया मात्रा लिखितम पत्रम प्राप्तम, मुझे, मया यानी मुझे, मात्रा लिखितम माता के द्वारा, लिखितम पत्रम लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ। अब जो अग्रजा आपकी बड़ी बहन है कहीं और रह रही है, इससे हमें पता चल गया, ये जो बात उन्होंने लिखी उससे हमें पता चल गया कि वो कहीं और रह रही है, दूसरी जगह लिख रही है, क्योंकि वो कह रही है कि मुझको माता के द्वारा लिखित पत्र प्राप्त हुआ और तीन उसके द्वारा मया ज्ञातम मुझको ज्ञात हुआ, यत कि आप संतुलित भोजनम ना, संतुलित भोजन नहीं। अब कहेंगे 3 उसके द्वारा, किसके द्वारा? अब 3 द्वारा, अब किसके द्वारा आपको ज्ञात हुआ? मया मुझको ज्ञात हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो कहेंगे पत्रेण, 3 पत्रेण, उस पत्र के द्वारा। अब उसके जो शब्द था वो पूरा अपना अर्थ नहीं बता रहा था, तो 3 शब्द में विभक्ति तीसरी कौन सी है? तृतीया विभक्ति है, तो हम कौन सा ले लेंगे? तृतीया विभक्ति युक्त शब्द लिख लेंगे। 3 पत्रेण, उस पत्र के द्वारा, मया ज्ञातम मुझको ज्ञात हुआ कि भगवान आप संतुलित भोजनम न, संतुलित भोजन नहीं सेवते, सेवन कर रहे हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे सेवते की जगह अगर त्यजतु लिख देते तो क्या सही होता क्या? क्योंकि वो क्या कह रही है कि आप तो रोज रोज कैसे संतुलित भोजन नहीं खाते हो, आप तो चाउमीन बर्गर खाते हो। और अगर हम यहाँ पे त्यजतु लिख देते तो क्या सही होता क्या इसमें कि आप संतुलित भोजन नहीं त्याग रहे हो, तो ये कि सही होता? नहीं होता। यहाँ पे होता कि भाई सेवन कर रहे हो आप, है ना, नहीं सेवन कर रहे हो संतुलित भोजन का, तो यहाँ पे हमारा सेवित सही होगा अर्थ। प्रतिदिनम चा, और प्रतिदिन चाउमीन बर्गर इति खादती, चाउमीन बर्गर जैसी चीजें खाते हो। सॉरी। अब यहाँ पे मान लीजिए ये खाली स्थान है, आपको नहीं पता है कि इसमें क्या भरा हुआ है, हमने इसको लीजिए छुपा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा? भोजनम स्वास्थ्य सम्यक नास्ति, भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, सम्यक यानी अच्छा नहीं है। तो कैसा भोजन? तो कहेंगे बताइए यहाँ पे कौन सा है? त्वरित भोजन का। देखिए त्वरित भोजन भी आपके मन में आएगा कि त्वरित भोजन का लिख दें हम इसमें, लेकिन ध्यान कीजिएगा अगर इसमें त्वरित भोजन वाला शब्द आप भरेंगे तो उसमें क्या लिखा है? काकी के का अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम काकी के का अर्थ वाला अगर शब्द जोड़ दें, अर्थ क्या निकलेगा? त्वरित भोजन का भोजन स्वास्थ्य सम्यक नहीं होता। तो भाई यहाँ पे पहले ही भोजन लिखा हुआ है तो दोबारा आएगा क्या? नहीं आएगा, इसीलिए भाई हम इसको नहीं भरेंगे। फिर क्या लिखेंगे हम? पत्रेण लिखेंगे क्या? पत्रेण भोजनम, पत्र भोजन का, पत्र के द्वारा भोजन का सेवन अच्छा नहीं है, सही होगा क्या? नहीं होगा। त्याग, अब त्याग दीजिए, क्योंकि त्यजतु तो क्या है? हमारी लोट लकार की क्रिया है, क्रिया अंत में आती है, इसलिए क्रिया को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वाक्य की शुरुआत हो रही है। वाक्य की शुरुआत कभी भी क्रिया से नहीं होती, ध्यान करिएगा। सेवनम, सेवनम भोजनम, सेवन सेवन को या सेवनम भोजनम, सेवन भोजन को सम्यक नहीं है, तो ये क्या सही है? नहीं। अब ग्रहीतव्यम, ग्रहित करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, भोजन को सम्यक अच्छा नहीं है, तो इस प्रकार का सही होगा? नहीं होगा। तो हम क्या लगाएंगे? बोले हम लगाएंगे ईदृशम, इस प्रकार के भोजन को, ईदृशम भोजनम, इस प्रकार के भोजन का सेवन, ईदृशम भोजनम स्वास्थ्य सम्यक नास्ति, स्वास्थ्य के लिए सम्यक नहीं होता है। यदा कदा, जब कब, तो अस्य कर्तुम शक्यते, जब तब तो, जब कभी, यदा कदा जब कभी, तो अस्य इसका कर्तुम शक्यते कर सकते हो क्या? सेवन, तो कहेगो सेवनम कर्तुम शक्यते, सेवन कर सकते हो, परम लेकिन प्रतिदिनम, लेकिन हर दिन, त्वरित भोजन का। अब देखिए अब इसमें काकी के का अर्थ सही लिख रहा है, लेकिन हर दिन त्वरित भोजन का सेवन स्वास्थ्याय हानिकारकम, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। स्वास्थ्य है तो संतुलित भोजनम एव, स्वास्थ्य के लिए तो संतुलित भोजन ही क्या करना चाहिए? ग्रहीतव्यम, ग्रहण करना चाहिए। यतः, जिससे कि स्वस्थ शरीर एव कहते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीरे, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मनसः विकास भवति, स्वस्थ मन का विकास होता है। अतः इसलिए भवान त्वरित भोजनस्य सेवनम, इसलिए आप त्वरित भोजन का सेवन, त्वरित भोजन, देखिए त्वरित शब्द का अर्थ क्या होता है? शीघ्र या जल्दी, और जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फास्ट फूड। क्या कहते हैं? फास्ट फूड कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो फास्ट का मतलब क्या हुआ? त्वरित, शीघ्र, और भोजन, त्वरित भोजन से, यानी ये जो फास्ट फूड है उसका सेवनम त्यजतु करो, तो आप निश्चित ही उसका त्याग करेंगे, त्यजतु करो तो त्याग करेंगे। स्वास्थ्य वर्धकम भोजनम एव, स्वास्थ्य वर्धक भोजन ही खादतु खाएंगे। अनेन भवान, इसके द्वारा, सॉरी, आप कदापि कभी भी ना भविष्यति नहीं होंगे, कभी भी क्या नहीं होंगे? रुग्णः, बीमार नहीं होंगे। आप भवान स्वास्थ्य विषय जागरूक तिष्ठतु, आप स्वास्थ्य के विषय में जागरूक रहेंगे। इति में अनुरोध, इसका ये मेरा अनुरोध है, ठीक है। भवदिया, आपकी, कौन बताइए, कौन लिख रही है पत्र? अग्रजा। यहाँ पर हम उसको ढूंढते हैं, यहाँ पर लिखने के लिए अगर रिक्त स्थान होता है तो उसमें आपको देखना है कि यहाँ पर पत्र लिखने वाली कौन है, उनका नाम यहाँ पर हमें, अगर खाली स्थान है तो उसमें हम लिखेंगे। कौन लिख रही थी? अग्रजा लिख रही थी, तो हम कहेंगे भवदिया, आपकी अग्रजा, कौन? आपकी बड़ी बहन, और यहाँ पर हो जाएगा नाम उसका, ठीक है। इस प्रकार से पत्र हमारा
लिख दिया जाएगा। हालांकि जो हमने वन शॉट रिवीजन करवाया है उसमें हमने प्रारूप आपको बताया है, ये चीज़ें बताई हैं कि किन के बाद में कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, उस हिसाब से हमारा पत्र सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। ये हमने चित्र वर्णन, हालांकि आपको चित्र वर्णन का जब वन शॉट रिवीजन करवाया है इसको हम करवा चुके हैं, सैंपल पेपर में भी उन्होंने देखिए अभ्यासवान भाव से ही उठा के इसको रख दिया है। देखिए चित्र वर्णन जो अभ्यासवान भाव में है वो तो आप कर ही लीजिए, फिर भी तैयार इसके लिए रहिए कि चित्र कैसा भी आ सकता है, चित्र कैसा भी आ सकता है उसका हमें स्वयं से लिखना है। इतना सोच के चलिएगा कि 5 वाक्य हमें संस्कृत में स्वयं बनाने हैं, कैसा भी चित्र होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भाई कोई भी चित्र आता है तो हमने इसको ऐसे करवा रखा है, लेकिन आपको क्या देखना है कि ये जो चित्र है वो किस चीज का है, उसका पहला वाक्य वही बना दीजिए। जिस चीज का आपको चित्र दिखाई दे रहा है सबसे पहला उसका वाक्य बना दीजिए। एक जो बच्चों की समस्या होती है, पहले इसको पढ़िए क्या लिखा है, प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा, दिए हुए प्रदत्तम चित्रम, दिए हुए चित्रों को दृष्ट्वा देखकर, मंजूषायाम, मंजूषा में प्रदत्त शब्दानाम, प्रदत्त शब्दों की सहायता के द्वारा पंचवाक्यानि संस्कृति लिखत, 5 वाक्यों को संस्कृत के द्वारा लिखिए या संस्कृत में लिखिए। ठीक है, आपको कितने 5 वाक्य बनाने हैं। तो ये तो आप पहले ही हम आपको डिस्कस अपन कर चुके हैं, बता चुके हैं कि 5 वाक्य आते हैं। और ये जो मंजूषा होती है ध्यान कीजिएगा, ये सिर्फ सहायता के लिए है, कंपलसरी नहीं होती है। अगर आपको इस मंजूषा के अलावा भी अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है अपने हिसाब से बनाने में, जरूरी नहीं है कि ये आए या नहीं आए, इनका प्रयोग आए उन वाक्यों में या नहीं आए फर्क नहीं पड़ता है। ये केवल सहायता के लिए कि हो सकता है आपको इन्हें देखकर आपको कुछ वाक्यों को बनाने के लिए क्या आ जाए, थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, है ना, कि हम किसका प्रयोग, हम कैसा कैसा वाक्य बना सकते हैं। देखिए शिरस कहते हैं शिरस्त्राणस्य, यानी शिरस्त्राणस्य, शिरस्त्राण किसको कहा जाता है भाई, हमारे हेलमेट को सिर पर धारण करते हैं इसलिए उसको शिरस्त्राण कह रहते हैं, अपने जो सिर होता है उसकी रक्षा करने वाला। दंड शुल्क, अब दंड शुल्क देख लीजिए क्योंकि ये देखिए दंड शुल्क दे रहा है। ठीक है, आरक्षक, आरक्षक खड़ा हुआ है। सुरक्षा, यही सुरक्षा के द्वारा, धारित्वा धारण करके। दुर्घटनाएं कहते हैं दुर्घटना, ये दुर्घटनाएं, दुर्घटना में। निर्बाध, हम निर्बाध रूप से। आमंत्रणम बुलाना, कहते हैं शुल्क प्राप्ति पत्रम, शुल्क प्राप्ति पत्र। मोटरसाइकिल चालक, मोटरसाइकिल जो चालक है उसके बारे में भाई आप वाक्य बना सकते हो, आत्मरक्षा, ही अपनी रक्षा के लिए, है ना। तो अब आप देखिए यहीं से हमें एक वाक्य तुरंत इधर ही से पकड़ में आ गया, कैसे कि मोटरसाइकिल चालक, एक मोटरसाइकिल। अब आप एक तो खड़ा हुआ है लेकिन अन्य दूसरा जा रहा है, तो आप यहीं से एक वाक्य बना सकते हो कि अन्य मोटरसाइकिल चालक आत्मरक्षायै, अपनी रक्षा के लिए शिरस्त्राणस्य, शिरस्त्राण का धारण कर किया हुआ है। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो चलिए अपन थोड़े से वाक्य हमने पहले आपको बना चुके हैं और भी बता देते हैं कि सबसे पहला जो वाक्य बनाना है ये बताना है कि ये चित्र कैसा है। तो आप बता देंगे कि अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, अस्मिन् चित्रे, यानी अब क्योंकि हम चित्र की क्या करते हैं, वर्णन करते हैं ना, तो सबसे पहले ये शब्द हम लिख सकते हैं कि इस चित्र में हो क्या रहा है। तो हम पहले लिख सकते हैं कि इस चित्र में, तो इसको संस्कृत में कैसे परिवर्तित करेंगे, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में कौन है, मोटरसाइकिल चालक, शिरस्त्राणम बिना एव यानम चालयति, शिरस्त्राण के बिना क्या कर रहा था, शिरस्त्राण के बिना, बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल या वाहन, यानम चालयति, वाहनम, वाहन को चला रहा था, वाहन शब्द भी लिख सकते हो या यान लिख सकते हो, चालयति चला रहा है। यातायात रक्षी, यातायात जो रक्षी है, जो भाई ट्रैफिक पुलिस को क्या कहते हैं, यातायात रक्षी, तम उसको, उस युवक को, तो तम युवकम दंड शुल्कम दातुम कथयति, दंड शुल्क देने को कहता है। युवकः दंड शुल्कम दत्वा, युवक दंड शुल्क को देकर, शुल्क प्राप्ति पत्रम प्राप्नोति, शुल्क पत्र प्राप्त करता है। अन्य युवकः, दूसरा युवक, शिरस्त्राण
को धारित्वा धारण करके निर्बाधम यानम चालयति, निर्बाधम यान को चला रहा है। आत्मरक्षायै सुरक्षायै च, आत्मरक्षा और सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए सर्वैः यातायात नियम पालनीय, आत्मरक्षा और सुरक्षा के लिए यातायात के नियम को सभी को पालन करने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप जैसे कहें कि हमें बहुत बड़े इतने भारी भरकम नहीं आ रहे, वाक्य नहीं आ रहे, तो आप और भी चीजें कैसे बता सकते हो। ठीक है, उसमें ये देखा जाता है कि आप भाई अपनी कल्पना शक्ति से क्या बना सकते हो। ठीक है, आप कह सकते हो यहाँ पे कि अस्मिन् चित्रे, एक दो वाक्य आप इधर की और जो चीजें दिख रही हैं उनको भी देख के लिख सकते हो, है ना। अस्मिन् चित्रे या अस्मिन् चित्रे आप कहोगे यातायात मार्गे, इस चित्र में यातायात मार्ग पर क्या कहोगे आप, अनेकानि वाहनानि संति, अनेक वाहन है, अनेक वाहन है। ठीक है, लिख सकते हो, साधारण सी बात है, बिल्कुल लिख दीजिए, है ना। तत्र, वहां पर, अनेक, अनेकानि भवनानि, अनेक भवनानि अपि संति, अनेक भवन भी हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वृक्ष भी हैं, तो आप लिख सकते हो अनेकानि भवनानि च वृक्षाणि संति। ठीक है, अनेकानि भवनानि वृक्षाणि च संति। तो इस प्रकार से लीजिए, 2-3 आपकी लाइन बन जाएंगी। आसान, आपको ये देखना है कि भाई आप उसमें से कौन कौन सी चीजें उठाकर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि एक मोटरसाइकिल चालक, एक मोटरसाइकिल चालक किसके द्वारा, आरक्षी के द्वारा, तो आरक्षिणः शब्द ले लेंगे, उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, दंड शुल्क पत्र प्राप्त कर रहा है। ठीक है, ऐसे भाई छोटे छोटे से वाक्य अपने आप से बना लीजिए, है ना। इसके तो हमने 8 से 10 शायद आपको वाक्य करवाए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही आ जाएंगे। आपके सामने जो चीज आएगी उसका आपको वर्णन करना है। जो चीज आपको दिख जाए, उसमें आपको, उसमें पेड़ दिख जाए तो एक वाक्य पेड़ के लिए बना दीजिए, उसमें भवन दिख रहे हो तो भवन के लिए लिख दें। आकाश में अगर आपको उधर चिड़िया भी अगर चित्र में दिख रही हो तो लिख दीजिए आकाशे खगाः उत्तिष्ठन्ति। ठीक है, तो इस पे उड्डयन्ति लिख दीजिए कि उड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके बन जाएंगे। ठीक है, उत्पतन्ति और या उड्डयन्ति। अब अच्छा, आपको ऐसे जैसे यहाँ पर चिड़िया भी दिख रही होती, वृक्ष के ऊपर चिड़िया है, तो आप कैसे लिख सकते हो वृक्षे ऊपरी खगाः सन्ति, वृक्ष के ऊपर चिड़ियाएं हैं, दिख रही है ना, चित्र में दिख रही है, इसलिए उसका हम वर्णन कर रहे हैं। हो गया आपका। ऐसे सिंपल से आप वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, अगर चित्र वर्णन ना आए तो अथवा में उन्होंने क्या दिया है, तो अनुच्छेद लिख दो। क्या दे दिया है कि चित्र नहीं आ रहा है, चित्र का वर्णन अगर 5 वाक्य सही नहीं आ रहे हैं तो फिर अनुच्छेद को देख लेना कि आप ये जो मंजूषा दी हुई है इसके हिसाब से आपको अगर 5 वाक्य बना पा रहे हैं, दोनों में से देख लेना, दोनों ही में ही 5 वाक्य आपको स्वयं से बनाने। तो चित्र में सही से आप बना पा रहे हो या अनुच्छेद में बना पा रहे हो, उसके हिसाब से आपको बनाना है। प्रश्न पढ़ेंगे। अथवा का प्रश्न कह रहा है कि मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम, मंजूषा में प्रदत्त शब्दों की सहायता के द्वारा निम्नलिखित विषय, नीचे लिखे हुए विषय पर अधिकृत एक न्यूनानि, कहते हैं न्यूना न्यून से न्यून, कम से कम पंच संस्कृत वाक्य के द्वारा एकम अनुच्छेदम लिखत, एक अनुच्छेद को लिख दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। तो मंजूषा क्या लिखी हुई है, मंजूषा कह रही है विविधानी शाकानी, यानी अलग अलग प्रकार की शाकानी यानी सब्जियां, कहते हैं पलांडू यानी प्याज, आलूकम कारवेलम यानी करेला, आलू से तो समझ में आ ही रहा होगा कि आलू की बात हो रही है, आलू, करेला, मरीचिका, वृंताकम यानी हमारा क्या हुआ, बैगन, वार्तिकी इत्यादि नहीं, ये सभी जो है, और कौन है, क्रेता रह, खरीदने वाला, विक्रेता, बेचने वाला, जनसम्मर्दः, भीड़, धनपत्राणी, धनपत्राणी किसको कहते हैं, जो हमारा धन होता है जो पत्र के रूप में यानी नोट। ठीक है, कोलाहलम यानी शोर, उच्चैः जोर जोर के द्वारा, आवाहयन्ति बुला रहा है। समझ में आ रही है, सब्जी की मंडी की बात हो रही है यहाँ की नहीं हो रही है ना।
पंकयुक्ता भूमि, कीचड़ से युक्त भूमि है। अस्वच्छता है। अवकरः यानी कचरा भी है। मक्षिका, मक्खियां भी हैं। महार्घम फलानी, फल कैसे हैं? महंगे। महार्घम फलानी यानी महंगे फल हैं। तो अब इससे जुड़ा हुआ अब हमें बना देना है एक अनुच्छेद। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए देख लेते। तो आता है भाई, टॉपिक क्या है? शाक आपणः। ठीक है, सब्जी की दुकान। अब उससे जुड़ा हुआ हमें बनाना है। अब सब्जी की दुकान जैसा आप कहेंगे, आपन जो शब्द आता है वो बाजार के लिए भी आता है और दुकान के लिए भी आता है। ठीक है, वैसे बाजार के लिए हाट शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सब्जी की दुकान यानी सब्जी की दुकान एक हमारे पास क्या है, अनुच्छेद के लिए टॉपिक है। उस पर अनुच्छेद बनाना है, यानी उस पर 5 वाक्य बनाने हैं जिसमें उससे जुड़ी हुई चीजें आ जाएं। ठीक है, तो आप कैसे बना सकते हो? आप ऐसे बना सकते हैं कि भाई हमारे पास जो शब्द हैं वो कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा वाक्य बना सकते हैं जिसमें कि विविधानी शाकानी यानी अलग अलग सब्जियों के बारे में आ सकता है एक वाक्य। एक में आ सकता है कि विक्रेता क्या कर सकता है, कोलाहल के द्वारा बुला रहा है, ये भी कर सकते हैं। एक में हम बता सकते हैं कि कीचड़ युक्त भूमि है, अस्वच्छता है, वहाँ पे कूड़ा करकट भी है, मक्षिका मक्खियाँ भी हैं। एक हम बना सकते हैं कि महार्घम फलानी, फल महंगे हैं, ये भी हम बता सकते हैं। तो भाई अब अनुच्छेद, क्योंकि भाई शाक आपणः का हमने नहीं पढ़ा, ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसे शब्द ऐसे आपके लिए अनुच्छेद आ जाएं जो आपने नहीं पढ़ा हो, यानी ऐसा स्थान आ जाए। अब स्थान अगर ऐसा आ रहा है तो उसके लिए हम कैसा वाक्य बना सकते हैं? सबसे पहले अपने मन में एक चित्र बनाइए इस चीज़ का कि ये मान लीजिए कि ये जो दुकान है वो हमारे घर के आसपास है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, कि ये दुकानें, कुछ सब्जी की दुकानें हमारे घर के आसपास है या पास में है। तो हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे मम गृहम निक्षा, मेरे घर के पास में शाक आपणः सन्ति, क्या कौन सी है? सब्जी की दुकानें हैं। एक नहीं है, कई दुकानें हैं। तो कहेंगे मम गृहम निक्षा, मेरे घर के निकट। अब क्योंकि जनसम्मर्दः लिखा हुआ है, एक दुकान के सामने तो भीड़ लगेगी नहीं, 2-4 दुकानें होंगी, है ना, तभी तो होंगी। तो हमने कहा आपन शब्द को हमने आपणः कह दिया, यानी सब्जी की दुकानें हैं। मेरे घर के निकट शाक आपणः सन्ति। अब निक्षा शब्द हम निकट के लिए प्रयोग करेंगे, इसलिए घर में काकी के का अर्थ होते हुए भी हम क्या लगा रहे हैं? द्वितीय विभक्ति लगा रहे हैं। मम गृहम निक्षा, मेरे घर के निकट शाक आपणः सन्ति, सब्जी की दुकानें हैं। ठीक है, अब देखिए, हो सकता है कि यहाँ पे उद्यान के लिए आ जाता, यहाँ पर उद्यान के लिए आपके पास लिखने को आ जाता कि उद्यान के ऊपर अनुच्छेद लिखिए। तो इस प्रकार से आप वहाँ के लिए भी बना सकते हैं कि मम गृहम निक्षा, मेरे घर के निकट एकम उद्यानम अस्ति, एक उद्यान है। अत्र विविधानि पुष्पाणि पत्राणि च वृक्षाणि सन्ति। ठीक है, वृक्षाः सन्ति, वृक्षाणि, वृक्ष हमारा पुल्लिंग होता है तो वृक्षाः सन्ति, पुष्पाणि पत्राणि च वृक्षाः सन्ति। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य बना सकते हो। तो पहला वाक्य ऐसे ही बना लीजिए कि मेरे घर के पास में ये चीज है, तो कहेंगे मम गृहम निक्षा शाक आपणः सन्ति। ठीक है, अब इन दुकानों में क्या है तो आप बताओगे येषु आपणेषु, इन दुकानों में। एक दुकान होती तो आप लिखते अस्मिन् आपणे, क्या लिख देते? अस्मिन् आपणे। लेकिन बहुत सारी हैं तो आप कहेंगे, ठीक है, जैसे बालकेषु हो जाता है तो आपन हो गया आपणेषु। येषु आपणेषु, इन दुकानों में विविधानि शाकानि सन्ति, बहुत प्रकार की सब्जियां हैं, लिख दिया। अत्र, यहाँ पर सब्जी बेचने वाला, अब शाक विक्रेता रहा है, शाक को बेच रहा है तो शाक विक्रेता रहा आलूकम पलांडु कारवेलम मरीचिका इत्यादि विक्रीणन्ति, विक्रय कर रहा है, बेच रहा है। बेचने को क्या कहते हैं? विक्रय करना। शाक विक्रेता रहा, यानी जो सब्जी को बेचने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? शाकान क्रेतुम, सब्जी को खरीदने के लिए जनान, लोगों को कोलाहलेन आह्वयन्ति, कोलाहल के द्वारा बुला रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे हैं। आपणः परितः, आपन दुकान के चारों ओर, पंकयुक्ता भूमि, कीचड़ युक्त भूमि है, अस्वच्छता, अवकरः, मक्षिका इत्यादि सन्ति, ये सब भी वहां पर है ना। किसके आसपास है? आपण, आपण के पास में, तो हम यहाँ आपणाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। और अगर हम आपन शब्द में, क्योंकि अभितः परितः है समयानिक्सा हा प्रतियोगी द्वितीय, तो यहाँ पे अगर एक दुकान के पास लिख रहे होते तो हम लिख देते आपणम। ठीक है, अगर बहुवचन लिख रहे हैं
अगर बहुत सारी उनके बारे में बता रहे हैं दुकानों की, तो आप कहेंगे आपणान परितः, यानी दुकान के चारों ओर। ठीक है, पंखयुक्त भूमि और ये सब चीजें हैं। अत्र फलानी महार्घाणी संति, और यहाँ पे फल भी बहुत महंगे हैं। यहाँ फल, अत्र भी कह सकते हो, तत्र भी लिख दो कि तत्र फलानी मार्घाणी महार्घाणी संति। अब फलानी, क्योंकि फल हमारे कैसे हैं, बहुवचन में है, तो महार्घ शब्द हमारा, महार्घम यानी महंगा, वो शब्द भी क्या बन जाए, जैसे फल शब्द हो जाता है फलम, महंगा शब्द हो जाता है महार्घम। ठीक है, लेकिन अब फलम फले फलानी बना रहे हैं तो महार्घम शब्द भी बन जाएगा महार्घाणी। ठीक है, तो अत्र फलानी महार्घाणी संति, इस प्रकार से लीजिए, ये आपका हो जाता है अनुच्छेद। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा चतुर्थ प्रश्न कह रहा है अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत, यानी नीचे लिखे हुए वाक्यों को संस्कृत भाषा में आपको परिवर्तित करना है। केवलम वाक्य पंचकम, केवल 5 वाक्यों को करना है। तो आपके टोटल कितने हैं देख लीजिए जरा, जो कुल मिला के 7 वाक्य आए हैं, जिनमें से आपको 5 को हल करना है। तो पहला हमारा जो बनता है वो क्या बनेगा, वाक्य है घर के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं। ध्यान कीजिए, अगर हमने विभक्तियां पढ़ी हुई हैं, कारक विभक्ति हमारी क्लियर है, तो अब इनको बनाने में हमारे पास ज़्यादा हमें समस्या नहीं आनी है। क्या लिखा हुआ है, घर के बाहर, काकी के होते हुए भी अगर बाहर शब्द बही शब्द है तो बही योगे पंचमी पढ़ी है हमने, तो बही योगे पंचमी, तो घर के बाहर, तो गृहात बही। कितने बालक, 2 बच्चे। खेलने का काम कौन कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। बच्चे कौन बन गए हैं, कर्ता, तो 2 बच्चों को क्या कहेंगे हम, 2 बालकौ। खेल रहे हैं, वर्तमान काल की लट लकार की क्रिया आएगी द्विवचन के हिसाब से, क्योंकि बच्चे हैं प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगी, क्रीडतः या खेलतः, बन गया वाक्य। ठीक है, विभक्तियां याद रखेंगे तो हमारे पास हम बिल्कुल सही बना पाएंगे। घर के बाहर, बाहर को क्या कहते हैं, अव्यय शब्द बही, बही शब्द से बाहर का अर्थ निकलता है। काकी के का अर्थ आता है षष्ठी से, काकी के का अर्थ षष्ठी से आता है, लेकिन बही योगे पंचमी सूत्र पढ़ाया है, उससे हम ग्रह शब्द में षष्ठी का बोध होते हुए भी हम उसमें पंचमी शब्द लगाएंगे, पंचमी की विभक्ति लगाएंगे, तो ग्रह बन जाएगा हमारा गृहात। ठीक है, अब लिखा है मेघदूत कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही है, अर्थात हमें इसका भी क्या बनाना है, ये जो है शब्द है, जहाँ पर क्रिया हो रही होती है, क्रिया हो रही होती, काम हो रहा होता है, वहाँ पर जो सहायक क्रियाएं हैं उनका हम अर्थ नहीं बनाते, उनको संस्कृत में परिवर्तित नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पे मूल क्रिया नहीं हो रही है वहाँ उसको भी संस्कृत में परिवर्तित करना है। यहाँ क्या बताना है, मेघदूतम, मेघदूत किसकी, कालिदास की। अब बाकी बात तो कुछ है नहीं है कि कोई सूत्र वाली काकी की का अर्थ निकल रहा हो, नहीं है ना, तो हमें कालिदास में क्या लगा देना है, षष्ठी विभक्ति। मेघदूतम को मेघदूत जैसा का तैसा लिख दिया, क्योंकि वो उनकी रचना का नाम है, तो नाम को हमने नपुंसकलिंग जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख दिया हमने, मेघदूतम। कालिदास की, तो काकी की का अर्थ आया षष्ठी विभक्ति से, तो कहेंगे कालिदास एक है तो षष्ठी विभक्ति एक वचन, कालिदासस्य। प्रसिद्ध रचना अस्ति, तो रचना, रचना कैसी है हमारी, आकारांत है, तो क्या बन जाएगी, रचना आकारांत है तो प्रसिद्ध शब्द भी बन जाएगा प्रसिद्धा रचना या कृति ही अस्ति। ठीक है, क्योंकि रचना कैसी है, प्रसिद्ध है, ये क्या बनना है, इसका विशेषण बन रहा है, तो कैसा बनेगा, जैसा विशेष्य वैसा विशेषण, तो प्रसिद्ध भी बन गया प्रसिद्धा रचना या प्रसिद्धा कृति अस्ति। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए आपका दूसरा वाक्य बन जाता है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे वाक्य पर। अब लिखा है वाक्य, तुम सब कल क्यों नहीं आए थे। तुम सब, अब तुम सब को क्या कहते हैं, तुम हमारा क्या बनता है, त्वम, तुम दोनों युवाम, तुम सब यूयम, तो यूयम हो गया। ठीक है, अब आने की बात आ रही है, आने का किसको कहते हैं, आगच। ध्यान कीजिए किस प्रकार से, एकदम से वाक्य को देख के घबराना नहीं कि भाई ऐसा तो हमें तो सिंपल से आते हैं, हमें ऐसा नहीं आता। क्यों नहीं आता है, बहुत साधारण है। कर्ता पहचानिए कौन है, तुम। क्रिया क्या आ रही है, आने की क्रिया हो रही है, नहीं हो ही गया। अब अपन देखते हैं यहाँ पे कल क्यों नहीं आए थे, ये कौन सा है, भूतकाल। तो कैसे पहचान की हमने ढूंढा पहले कर्ता, कर्ता कौन है यहाँ पर, तुम सब, तुम सब कौन हो गए, यूयम, बन गए यूयम,
हो गया। अब कल कौन सा कह रहे हैं, भूतकाल वाला, क्या कहते हैं हम, ह्यः, बन गया। तुम सब कल हो गए। क्यों नहीं आए थे, क्यों को क्या कह देंगे हम, किमर्थम, किस लिए या क्यों, किमर्थम, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम किम लगा देते तो क्या सही होता, किम का अर्थ होता है क्या या कौन, तो क्या तो लिखा नहीं था यहाँ पे, कौन लिखा नहीं था, क्यों लिखा था, क्यों नहीं आए थे, तो आएगा किमर्थम। यूयम ह्यः किमर्थम, क्यों। अब कह रहे हैं नहीं, नहीं को संस्कृत में क्या कहते हैं, न, ठीक है। अब कहेंगे न हो गया। अब आए थे, आने को क्या कहते हैं, आने को, जाने को कहते हैं गच्छ, क्योंकि भूतकाल है इसलिए हम गम नहीं कह रहे हैं। गम हम कब कहते, अगर भविष्य काल की बात हो रही होती तब। यहाँ भूतकाल की बात हो रही है, यानी भविष्य काल को छोड़कर बाकी चारों लकारों में गम धातु क्या बन जाती है, गच्छ। तो गच्छ का अर्थ हुआ जाना, और उसमें आ लगा दीजिए तो ये क्या हो गया, आगच्छ, यानी आना। अब आगच्छ को किस में बनाना है, भूतकाल में। यहां से अपना कर्ता पहचानिए, कर्ता कौन सा है, कर्ता है हमारा मध्यम पुरुष, और वो भी बहुवचन। तो हमें आगच्छ को मध्यम पुरुष बहुवचन में बनाना है। तो ध्यान कीजिए, लंग लकार के जो प्रत्यय जुड़ते हैं कैसे जुड़ते हैं, याद कीजिए प्रत्यय, त ताम न अह तम त, कहां से लगाएंगे हम, लंग लकार के प्रत्यय ढूंढेंगे। कैसे भूतकाल में प्रत्यय जोड़े जाते हैं क्रियाओं में, त ताम न, कहां पे, प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में आइए, अह तम त लगा दिया जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आगच्छत, ये बन गया आगच्छत, ठीक है। आगच्छत की जगह आप आगतः भी लिख सकते हैं, एक तो प्रत्यय का कर सकते हैं, एक तो वतु का कर सकते हैं। इनका मत कीजिए, आप तो सिंपल अपने लंग लकार पे जाके लिख दीजिए आगच्छत। आप इस तरह से साधारण से बिल्कुल आसानी से वाक्य बना सकते हो। तुम सब यह कल क्यों, किमर्थम न आगच्छत, क्यों नहीं आए थे, बन गया आपका वाक्य, ठीक है। वे दोनों वहां जाएं, वे दोनों, अब वे दोनों कौन हो गए बताइए, वे, वह शब्द हमारा क्या बन रहा है, वह, और वे दोनों, और वे सब सॉरी, वह, वे दोनों या वे सब। तो वह शब्द का पहले तो भाई इसका एक वचन का तो ढूंढिए पहले, कि जो वे दोनों हैं वो हम कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ का द्विवचन लेके आएंगे, किसका द्विवचन लेके आएंगे, तो वह का द्विवचन वे दोनों बनेगा। वह किससे बनता है, किससे बनता है, हमारा तत् से बनता है कि नहीं बनता है, तो कहेंगे ठीक है, तत् का अर्थ होता है वह। और अब जब हमारे पास, ध्यान कीजिएगा, जब हमें पता नहीं हो कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है, तो उस स्थिति में हम पुल्लिंगवाची का ही प्रयोग करते हैं। तो तत् हम ले लेंगे, तत् का अर्थ क्या होता है, वह, और वो भी हम कौन सा वाला लेंगे, पुल्लिंग वाला। तो पुल्लिंग के तत् के कौन से रूप बनते हैं हमारे, सह तौ ते। ये सह तौ ते हम कौन सी विभक्ति उठा रहे हैं, कौन सी उठा रहे हैं, प्रथमा विभक्ति। तत् के शब्द रूप उठा रहे हैं, लेकिन उसमें भी कौन सी विभक्ति उठाएंगे हम, प्रथमा विभक्ति। क्यों, क्योंकि ये जाने का काम कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। तो तत् के हमने पुल्लिंगवाची रूप उठाए। वे दोनों कौन सा, बोले द्विवचन है, इसलिए प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप उठाया तौ, तो आ गया हमारा यहाँ तौ। वहां को क्या कहते हैं, तत्र, यहाँ को कहते हैं क्या कहते हैं, याद है, अत्र यहाँ, तत्र वहां, यत्र जहां, सर्वत्र सब जगह, अन्यत्र और कहीं, ठीक है, ऐसे याद रखिए थोड़ा सा। तो तत्र यानी वहां, तो तत्र हो गया। अब कहेंगे वे दो वहां जाएं, जाएं वहां। अब यहाँ पे क्या आ रही है बताइए, यहाँ हमारा वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, कौन सा काल है, तो कह रहे हैं ना तो यहाँ लिखा है जाता है, ना लिखा है जाते थे, ना लिखा है जाएंगे, यहाँ लिखा है जाएं, और ना ही चाहिए लिखा है। तो 5 लकारों में से आपका कौन सा लकार यहाँ पे आ रहा है, लोट लकार आ रहा है, यहाँ आज्ञा आ रही है। तो लोट लकार में अब हम इसको बनाएंगे। जाने की धातु किससे होती है, गच्छ से होती है। अब गच्छ को हमें बनाना है लोट लकार में, क्योंकि यहाँ आज्ञा मिल रही है, आज्ञा मिल रही है। तो भाई लोट लकार, चलिए हमने पहले लकार पहचान लिया,
धातु पहचान ली, गच्छ हुई है, लोट लकार लगाना है। अब लोट लकार किसके हिसाब से लगाओगे, तो कर्ता का हमें क्या पहचानना पड़ेगा, पुरुष और वचन। तो कौन सा पुरुष है, ना ही तुम है ना मैं है, तो मध्यम और उत्तम पुरुष तो आएगा नहीं, आएगा कौन सा, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष द्विवचन आएगा। तो लोट लकार में जो हमारी प्रथम पुरुष के लिए कौन सी क्रियाएं लगाई जाती हैं, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु लगाया जाता है। तो कहेंगे ये प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो गच्छ धातु में प्रथम पुरुष द्विवचन की वजह से यहाँ प्रथम पुरुष द्विवचन का ताम लग जाएगा, तो ये गच्छ बन जाएगा हमारा गच्छताम। क्या बन जाएगा, गच्छताम, जैसा कि अपन पढ़ चुके है ना। अनुवाद हम हर एक तरह के आपको करवा चुके हैं, सरल है। तऊ तत्र गच्छताम, वे दोनों वहां जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने काल पहचाना, काल भी पहचानना जरूरी है, क्योंकि क्रिया अगर लग रही है तो वो किस काल की लगेगी, किस लकार की लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है लिखा हुआ होता, हा से जुड़ा हुआ, अंत में कोई सहायक क्रिया लगी होती, समझ जाते वर्त ये हमारा वर्तमान काल हो रहा है। था तीते लगा होता भूतकाल हो जाता, गागी ये लगा होता भविष्यकाल होता था, चाहिए होता तो ये हमारा विधिलिंग लकार हो जाता। चारों में से कुछ नहीं है तो हमारा क्या हो गया, लोट लकार, क्योंकि आज्ञार्थवाची है, आज्ञा आ रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परिश्रमी जन सदैव सफल होता है, क्या हो गया यहाँ पे, होता है। लकार पहचान लिया हमने देखते से ही कि ये लट लकार है, इसमें जो क्रिया आएगी, होने की क्रिया जो आएगी, जो भव क्रिया आएगी, होना यानी भव, भव धातु आएगी, उसमें लगाएंगे कौन सा, हम लट लकार लगाएंगे। देखते जाइए, जो समझ में आए तुरंत पहले उसके सामने उसको लिखते जाइए कि ये चीजें हमें पकड़ में आ गई। हमने लकार पहचान लिया क्रिया का। अब कैसे जन, बोले परिश्रमी जन। तो जन हमारा कैसे बन जाएगा, जनः, क्योंकि भाई होता है। अब एक, बहुत सारे होते तो होते हैं लिखा हुआ होता, एक है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जन शब्द का एक वचन का रूप, तो और वो भी कौन सी विभक्ति का, प्रथमा विभक्ति का। ठीक है, क्योंकि होना कौन कर रहा है, पर सफल होना का काम कौन कर रहा है, जन कर रहा है, कर्तरी प्रथमा। तो कैसा हो गया, जन, वो भी कैसा, परिश्रमी। परिश्रमी शब्द भी हमारा कैसा है, बोले ईकारांत है, ईकारांत शब्द है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन इसमें भी लगेगी, तो विशेषण विशेष एक जैसे होते हैं, तो दोनों में प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाई गई, तो परिश्रमी परिश्रमी ही रहा, जैसे नदी नदी रहता है, और जनः शब्द हमारा एक वचन में बन गया। परिश्रमी जनः सदैव, सदैव हमारा कैसा होता है, तो बताइए, सदैव हमारा कौन होता है, अव्यय होता है, तो उसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है, जैसा का तैसा लिख दीजिए। जो हमारे अव्यय होते हैं उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो नहीं देखते हैं कि यहाँ क्या विभक्ति लग रही है, उधर क्या विभक्ति लग रही है, नहीं फर्क पड़ता है। सफल होता है तो सफल शब्द भी हमारा कैसा हो जाएगा, सफलः, जनः सफलः भवति, क्योंकि जन सफल हो रहा है ना, तो जन में प्रथमा विभक्ति है, तो सफल भी कैसा, पुल्लिंग वाची सफलः बन गया, सफलः। और भव धातु है, अब क्योंकि यहाँ पे ये जो, अब भव धातु में हमें लट लकार प्रयोग करना है, लट लकार के भी 9 प्रत्यय होते हैं, तो 9 में से कौन सा लगेगा, जन को देख लेंगे। जन हमारा प्रथम पुरुष का है, एक वचन का है, तो हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लगाते हैं, लट लकार में ती, ती शुरू हो गया तो ती लगा दिया, द्विवचन होता तह लगा देते, बहुवचन होता तो अंति, ती तह अंति, लेकिन एक वचन ही है इसीलिए हमने भवती लिख दिया। ठीक है, सॉरी, आगे लिखा हुआ है सभी छात्र निश्चय ही सफल होंगे, होंगे, गागी गे आ गई। अब यहाँ आ गई भविष्यकाल की बात। ठीक है, सभी छात्र, अब सभी छात्र का अर्थ कैसा हो गया, छात्र क्या हो गए, ये हमारे बहुवचन में पहले बात आएंगे। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या बन गया, छात्राः। निश्चय क्या हो गया हमारा, निश्चय ही, तो निश्चय के लिए आप निश्चयेन लिख सकते हो, या आप क्या लगा सकते हो, ननु। ननु शब्द भी हमारा किस लिए होता है, निश्चय का अर्थ बताते हैं, बताते। तो यहाँ आ गया ननु या निश्चयेन। अब सभी शब्द कैसा आएगा, बोले छात्र बहुवचन है तो सर्व शब्द भी बन जाएगा, सर्वे। ठीक है, सर्वे छात्राः, सभी छात्र, निश्चयेन या ननु। अब सफल शब्द कैसा होगा, क्योंकि छात्र हमारे बहुवचन है तो सफल
क्योंकि छात्र कौन कौन सफल हो रहा है, छात्र हो रहे हैं। तो भाई जो छात्र में विभक्ति है तो सफल में भी वही विभक्ति हो गई, हो गया सफलाह। अब जब ये हो गए बहुवचन के, तो अब जो धातु होने का, होना किससे होता है, भव से होना होता है, बनेगा भविष्य काल में, तो भव में श्या लगा दिया हमने तो हो गया भविष्य। अब छात्र कैसे हैं, कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष, ना ही मैं है ना ही तुम है, प्रथम पुरुष। बहुवचन की क्रिया आएगी तो ती नहीं लगाएंगे, तह नहीं लगाएंगे, प्रथम पुरुष बहुवचन की जो क्रिया में लगेगा प्रत्यय वो कौन सा आएगा, अंति। तो हम कहेंगे ती नहीं लगाएंगे, तह नहीं लगाएंगे, अंति लगा देंगे, तो ये हो जाएगा भविष्यंति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उस लड़की ने पुस्तक पढ़ी, उस लड़की ने, अब लड़की शब्द है उसके लिए उसका भी प्रयोग कर दिया है। तो हमने क्या कहा था, उस शब्द आ जाए तो ये नहीं समझना कि जो उस शब्द है वो किससे बनता है संस्कृत में, जो वह शब्द है उसी में, उसी शब्द को उसने, उसको, उसके लिए, उसके द्वारा जो उस होता है, यानी वो मान लीजिए वो वह है। ठीक है, ये जो उस शब्द है ये क्या है, वह है। अब इसमें ने जुड़ा हो, को जुड़ा हो, के लिए जुड़ा हो तो विभक्तियां उस हिसाब से लगाते जाना। उसमें लिखा हो तो सप्तमी विभक्ति, उसके लिए हो तो चतुर्थी विभक्ति, उस ने हो प्रथमा विभक्ति। अब यहाँ लिखा है कि उसमें तो लिखा हुआ, उसमें तो कोई हमारे पास विभक्ति का चिन्ह है नहीं, लेकिन लड़की में तो है, लड़की ने, लड़की तो प्रथमा विभक्ति है। तो भाई संज्ञा के साथ में जुड़ा हुआ सर्वनाम उसका क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। लड़की ने, तो लड़की एक है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो ये हो गया हमारा बालिका, ने का अर्थ छुप गया प्रथमा विभक्ति लगनाने से। तो अब हम क्या करेंगे, जो उस शब्द है यानी वह, वो भी हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन वाला बन जाएगा। तो बालिका में प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो उस शब्द यानी वह में भी, और वह कौन सा लेंगे हम, स्त्रीलिंग वाला, वह यानी तत् के कौन से स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप ले लेंगे। ठीक है, उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन बन जाएगा सा, क्योंकि यहाँ बालिका जो शब्द था उसका ये विशेषण बन जाता। किस बालिका ने, उस बालिका ने, तो उस शब्द क्या था, बालिका की विशेषता बता रहा था। पुस्तक पढ़ी, अब सा बालिका, ने तक का अर्थ बन गया। अब किसको पढ़ा, पुस्तक को पढ़ा, क्या बन गई पुस्तक, कर्म, कर्मणि द्वितीया, तो पुस्तक हो गई हमारी पुस्तकम, पुस्तकम हो गई। अब क्या, पढ़ी, भूतकाल की बात, ना ही पढ़ रही है, ना ही पढ़ेगी, ना पढ़ो, ना पढ़ना चाहिए, पढ़ी, पढ़ी या पढ़ी थी। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका, कहेंगे अब पठ धातु है, भूतकाल की बन रही है तो अ हो जाएगा, अ लग जाएगा। और बालिका के हिसाब से बालिका कैसी है, काम करने वाली, कर्ता हमारा किस पुरुष का है, मध्यम नहीं है, उत्तम नहीं है। बालिका कौन है, प्रथम पुरुष की है, तो प्रथम पुरुष। और कैसी है, एक वचन में है, तो प्रथम पुरुष एक वचन। लंग लकार में के प्रत्यय हम याद रखेंगे, तो लंग लकार में भूतकाल में क्या लगते हैं, त, ताम, न, तो त हम पठ में लगा देंगे अंत में। अ क्यों लगाते हैं, जब भूतकाल की क्रिया बनाते तो उसके सामने अ लगाया जाता है, तो अ लगा दिया जाए, तो ये बन गया अपठ। और अंत के प्रत्यय कैसे लगाएंगे, इसके हिसाब से कि ये बालिका देख लीजिए या फिर हमारा कर्ता देख लीजिए किस पुरुष वचन का है, तो ये पहचाना प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया त लग गई, तो ये बन गया अपठत। ठीक है, या पठितवती, इक्तवतु प्रत्यय भी लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो इक्तवतु छोड़ो, आप तो सिंपल अपनी अपठित क्रिया लगा दीजिए। इस तरह से लीजिए, यहाँ पे आपके रचनात्मक कार्य होते हैं पूरे। अब आएगा हमारा कौन सा, पठित अवबोधनम। पठित अवबोधन यानी जो पढ़े हुए पाठ हैं, अब उनसे जुड़े हुए प्रश्न होने वाले शुरू, यानी 4 शुरुआत के प्रश्न हैं वो सब रचनात्मक रहेंगे। 5वें से शुरू होगा हमारा गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश। इनके हमारे गद्यांश दिया होगा, पद्यांश होगा या नाट्यांश होगा, उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आएंगे। तो जैसे पहला हमारा क्या लिखा हुआ है, 5वां प्रश्न, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे प्रदत्त प्रश्नों के नीचे पढ़कर, प्रदत्त प्रश्न है जो नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं उनके उत्तरों को संस्कृत के द्वारा लिखिए। 3 नंबर का आना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान। कौन सा पाठ आ गया, विचित्र साक्षी का है या गद्यांश का।
कश्चन निर्धनो जनः, कोई निर्धन व्यक्ति, भूरि परिश्रम्य, बहुत अधिक परिश्रम करके, किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ वित्त को उपार्जन करता है, कुछ धन का उपार्जन कमाता है, उपार्जितवान यानी कमाता है। तीन वित्तेन, उस वित्त के द्वारा, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, एकस्मिन महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में, प्रवेश दापितुम, सफल हो जाता, प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। अपन ने ये पाठ बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, इसलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तत्तनयः, उस तनय, तत्तनयः, उसका पुत्र, तत्रैव छात्रावासे, वही छात्रावास में निवसन, रहने लगता है, अध्ययने, रहकर, अध्ययने संलग्न, संभूत, अध्ययन में संलग्न हो जाता है। एकदा सा पिता, एक बार वह पिता, तनुजस्य, पुत्र की रुग्णताम आकर्ण्य, बीमारी को सुनकर आकर्ण्य, व्याकुल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थितः, पुत्र को देखने के लिए, च प्रस्थिता, और प्रस्थित हो जाता है, निकल जाता है। परमर्थ कहते हैं, परमर्थ, परम, अब परमर्थ कार्शीन अलग से कीजिए तो क्या, परम अर्थ कार्शीन कहते हैं, परम अर्थ कार्शीन, लेकिन अर्थ यानी पैसे के, कार्शीन अभाव में, सह पीड़ित, वह कैसा था, लेकिन, परम का अर्थ हुआ अर्थ, लेकिन अर्थ अलग कीजिए इसमें से, परम को आधा, माँ को आधा कीजिए तो ये बन जाएगा अर्थ। यहाँ कार्शीन, अर्थ, कार्शीन का अर्थ क्या हो गया, कमी, अर्थ का अर्थ क्या हुआ, पैसा, लेकिन पैसे की कमी से पीड़ित, सह बसयानम विहाय, वो बसयान को त्याग कर, पदातिरेव, पैदल ही, प्राचलत, चल देता है, पदातिक्रमेण, पैदल चलते चलते, संचलन सायं समय, चलते चलते, संचलन, चलते हुए, साय समय कहते हैं, साय समय, शाम के समय भी, असौ, इस प्रकार, गंतव्या दूरे आसी, चलते हुए भी, अभी भी, पदातिक्रमेण, पैदल चलते चलते, संचलन मतलब लगातार पैदल चलने के क्रम में भी, शाम के समय, असौ गंतव्या दूरे आसीत, अभी भी, कहते समय अपि, होने, शाम का समय पर भी, असौ, उसका, गंतव्या दूरे आसीत, गंतव्या अभी भी दूर था। निशा अंधकारे प्रसरते, निशा के अंधकार में, प्रसरते, फैले हुए, निशा के अंधकार में, निशा यानी रात्रि के अंधकार में, विजने प्रदेशे, और कैसा, कहते हैं विजन, यानी जहाँ पे जन ना हो, ऐसे प्रदेश में, पदयात्रा ना शोभा, पदयात्रा शुभ नहीं होती है। एवं विचारे, इस प्रकार का विचार करके, सह, वह, पार्श्व स्थित ग्रामे, पास के स्थित गांव में, रात्रि निवास कर, तुम रात्रि का निवास करता है। किंचित गृहस्थम कहते हैं, कुछ, किसी गृहस्थम उपागतः, किसी गृहस्थ के पास आ जाता है। करुणापरो ग्रही, करुणापरो, करुणा हृदय वाला जो गृहस्थ व्यक्ति था, ग्रही, घर में रहने वाला ग्रही, तस्मई, उसको, आश्रयम कहते हैं, आश्रय, प्रयाच्छत, आश्रय प्रदान कर देता है। तो ये गद्यांश अपन ने, हालांकि पाठ में हमने 2-3 बार पढ़ा दिया है, वन शॉट रिवीजन में भी पढ़ा दिया है, जब पाठ पढ़ा रहे थे, नॉर्मल जो अपने पाठ पढ़ाए हैं उनमें तो अनुवाद करवाया ही है। तो ये अपना आ गया गद्यांश। अब इसमें से जुड़े हुए हम ढूंढेंगे प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न क्या बनेगा इसमें से, एक पदेन उत्तरत, केवलम प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न इसमें से आपको हल करने हैं। लिखा है, कह भूरी परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान, कौन बहुत अधिक परिश्रम करके कुछ वित्त को उपार्जित करता है। तो कह हमारा कहेगा प्रथमा विभक्ति एक वचन का उत्तर ढूंढिए, कौन बहुत अधिक परिश्रम करता है, तो कश्चन निर्धनो जनः। अब यहाँ पे आपको केवल एक लिखना है, एक पद के द्वारा ही लिखना है। तो आप इसको निर्धनो जनः जो अलग अलग लिखा है उसको एक बना देंगे, उसका विशेषण छोड़ देंगे, विशेषण मत लिखिए क्योंकि एक पद लिखना है। तो आप बना दीजिए निर्धन जनः। निर्धनः जनः दोनों ही अलग अलग पद हैं। पहले शब्द की विभक्ति का लोप कर देंगे क्योंकि जन तो था, व्यक्ति तो था, लेकिन कैसा व्यक्ति था, वो निर्धन था। कोई मत लिखिए, लेकिन निर्धन जन तो आप लिखेंगे। तो निर्धन की आप विभक्ति का लोप करके उसको सामासिक पद बना दीजिए, लिख देंगे निर्धन जनः। क्योंकि यहाँ पे निर्धनो जो शब्द है उसमें विभक्ति देखें तो कौन सी है, प्रथमा विभक्ति, क्योंकि भाई जन में भी प्रथमा विभक्ति थी तो निर्धन में भी हो गई, कश्चन में भी हो गई।
तो इस तरह से सॉरी, तो ये हमारा एक सामासिक पद बन जाएगा, क्योंकि एक पद में बनाना है तो आपने बना दिया। निर्धनः या तो निर्धन लिख दीजिए या जनः लिख दीजिए, और नहीं तो दोनों को एक पद बना दीजिए, तो एक पद में भी हो जाएगा और सही पूरा उत्तर भी हो जाएगा निर्धन जनः। ठीक है। करुणा परोग्रही तस्मै किम प्रियाच्छत, करुणा परोग्रही, करुणा से युक्त जो ग्रही था, घर में रहने वाला व्यक्ति था, तस्मै उसको, किम क्या देता है, क्या देता है, हमें यहां से मिल जाएगा कि आश्रयम प्रयाच्छत, आश्रय को देता है। किम में भी द्वितीय विभक्ति तो आश्रय में भी द्वितीय विभक्ति, क्योंकि क्या दे रहा है, आश्रय दे रहा है। तो जिसको दिया जाता है कर्तुरी से तमम कर्म, क्या देना चाह रहा था, आश्रय को देना चाह रहा था, तो कर्म बना, द्वितीय विभक्ति लगा दी हमने। निर्धन से पुत्र कुत्र निवसन, कुत्र कहाँ रहकर अध्ययन संलग्न संभूत, कहाँ कुत्र, कुत्र का उत्तर कहाँ किस विभक्ति में आता है, सप्तमी विभक्ति में आता है, ध्यान रखिएगा। कुत्र और कदा, कदा यानी कब, कुत्र का अर्थ कहाँ, ये दोनों ही शब्दों के जब भी उत्तर बनेंगे सप्तमी विभक्ति में बनेंगे। निर्धन का पुत्र कहाँ रहकर कर रहा था अध्ययन, कहेंगे तत्रैव, वही छात्रावास में, सप्तमी विभक्ति युक्त शब्द हमें मिल जाएगा कुत्र के स्थान पर, तत्रैव वही। अब वही हम क्यों ले, क्योंकि हमें मूल शब्द केवल एक पद में देना है, तो हम लिख देंगे छात्रावासी। क्या लिख देंगे हम, सिर्फ छात्रावासी, कि निर्धन का पुत्र छात्रावास में रहकर अध्ययन में संलग्न हो जाता है, उत्तर भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं पूर्णवाक्यन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम, इसमें भी 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। अच्छा, मार्क्स देख लीजिए कैसे दिए हुए हैं, 1 नंबर के, आधे नंबर की ये है, क्योंकि भाई 10 नंबर सीधे पहले अपठित गद्यांश में आपको मिल चुके हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़े कंजूसी से मिल रहे हैं, और 2 नंबर यानी 1 नंबर के आपके पूर्ण वाक्य वाले उत्तर मिलेंगे, क्योंकि देखिए ये पठित है, पढ़ा हुआ है, इसलिए इनको ज्यादा नंबर नहीं दिए हैं। 3 नंबर में अपना ये गद्यांश वाले 3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो 4 प्रश्न कैसे हैं कि 2 एक पद वाले लिखने हैं, 2 पूर्ण वाक्य वाले लिखने हैं। ठीक है, आधे नंबर के वो हो गए, और 2 की छोड़ना, लेकिन हमें आधा नंबर भी नहीं है। ठीक है ना, इसमें क्या करना है, केवलम प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न करने हैं। पिता कथम व्याकुल हो जाता, किस प्रकार व्याकुल हो जाता है, किस लिए, क्यों हो जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्यों हो जाता है सॉरी। अब क्योंकि हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जाता, उत्तर बन जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि रुग्णताम आकर्ण्य, उसकी बीमारी को सुनकर। तो पूर्ण वाक्य आप अपना आराम से यहाँ से बना सकते हैं। निर्धन जनः किमर्थम पदाति रे प्राचलत, निर्धन जन क्यों पैदल चलता है, क्यों पैदल चलता है, कहते हैं अर्थकारशीन, यहाँ पे श लगा दीजिए, जनः कहते हैं निर्धन जन अर्थकारशीन पदाति रे प्राचलत, किमर्थम क्यों चल देता है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, परम अर्थकारशीन पीड़ितः स बस यानम विहाय पदाति रे प्राचलत। पूरा चाहे तो वाक्य भी लिख देंगे, सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलिए। जनः किम विचारे पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागतः, जन क्या विचार के, ये व्यक्ति क्या विचार करके पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास आ जाता है, किसी घर के पास आ जाता है, गृहस्थ के पास क्यों आता है, तो कह देगा कि निशा अंधकारे प्रसृते प्रदेश विजने प्रदेशे पदयात्रा नाशोवाह एवं विचार्य, वो जो हमारी पूरी लाइन थी उसको हमने लिख दिया और हमारा उत्तर बन गया। ठीक है, चलिए, तो ये गद्यांश का हो गया। 6वां प्रश्न आएगा अपना पद्यांश का, जिसमें लिखा है अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। ठीक है, तो भाई हमारा बहुत सिंपल है, जबकि हम जो वन शॉट रिवीजन करवा चुके हैं, जिन बच्चों ने देखा है तो वो तो फटाफट इनके उत्तर भी उनको तुरंत आ रहे होंगे। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती गावाश गोभी तुरगा तुरंग तुरगास तुरंगः मूर्घाश मूर्घः सुधेय सुधीवी समानशील व्यसनेषु सख्यम, कहते हैं मृग जो होते हैं, मृग का संगम अनुव्रजंती, मृग का ही हिरण का अनुसरण करते हैं या उसके पीछे पीछे जाते हैं, गाय गायों के पीछे जाती हैं, घोड़े घोड़े के पीछे जाते हैं, मूर्ख मूर्ख के पीछे जाते हैं, और बुद्धिमान बुद्धिमान के पीछे जाते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, समानशील व्यसन में ही सख्यम मित्रता होती है।
तो इस प्रकार से ये पद्यांश अपन ने पढ़ा है। देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर कैसे पूछे जाएंगे। तो कई मृगैसा अनुव्रजंती के, यानी कौन मृग के साथ अनुव्रजंती जाते हैं, तो के प्रथमा विभक्ति हमारा बहुवचन वाला है, तो उत्तर आ जाएगा मृगाह, मृगैसा अनुव्रजंती। आ रहा है समझ में। दूसरा सुधिभिः सह के तिष्ठन्ति, सुधिभिः सह यानी अच्छी बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ कौन, यहाँ पे भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। देखिए तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा सुधियः, सुधिभिः। तृतीया विभक्ति वाला लिखा हुआ है, प्रथमा विभक्ति वाला में लिख देना है। यहाँ पे देखिए दोनों चीजें ऐसी चल रही हैं, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। इस पर ये वाला अगर अपना आ जाता है तो भाई अभी ये तो नहीं आएगा, सैंपल पेपर में दे दिया, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ये तृतीया विभक्ति वाला शब्द दिया हुआ था और प्रथमा विभक्ति के लिए के लगा दिया है, तो ये प्रथमा विभक्ति का उत्तर ये बन जाएगा। यहाँ पे देखिए तृतीया विभक्ति इसमें है, प्रथमा विभक्ति इसमें है, तो तृतीया विभक्ति वाला शब्द होता तो उत्तर में ये लिख देते, प्रथमा विभक्ति वाला है तो ये लिख रहे हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से विभक्ति को देख के हम उत्तर बना लेते हैं। गावः काभिसः, देखिए फिर से वही आ गई कि गावः यानी गाय, काभिः तृतीया विभक्ति का प्रश्न है, प्रश्नवाची शब्द तृतीया विभक्ति का है, तो हमारा क्या आएगा, गोभिः तृतीया विभक्ति वाला उत्तर बन जाएगा, अनुव्रजंती। आगे देखते हैं, पूर्ण वाक्य में देना है इसमें, केषु किस प्रकार में सख्यम भवति, किन में सख्यम होती है, किन में मित्रता होती है, तो समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। ठीक है। तुर्गाः कैसः अनुव्रजन्ति, तुर्गाः अब कई लिखा हुआ है तृतीया विभक्ति वाला, तो आप कहेंगे तुरंगैः अनुव्रजन्ति। मूर्खाः सुधेश का कैः सा अनुव्रजन्ति, मूर्ख और सुधी यानी मूर्ख और बुद्धिमान किन के साथ करते हैं, तो यहाँ पे दो के अर्थ लिखने हैं कि मूर्खाः मूर्खैश्चः, यहाँ आप मूर्खई लिखेंगे, सुधयः सुधिभिः सा अनुव्रजन्ति, दोनों में ही आप तृतीया विभक्ति लगाएंगे और उत्तर आपका बन जाएगा। भाई तीसरी जो आपकी तीसरी पंक्ति बन रही है एक तरह से, ये वाली, ये पहली दूसरी और ये तीसरा जो आपका खंड बन रहा है, यही आपका उत्तर बन जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से हो जाते पद्यांश के प्रश्न उत्तर। अब चलते हैं हम अपने नाट्यांश पर। तो प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखन। नीचे लिखे हुए नाट्यांश को पढ़कर उसके दिए हुए प्रश्नोत्तर को आपको संस्कृत में लिखना है, जैसा कि अपन पैटर्न तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब काक वाला आ गया है नाटक हमारा, कौन सा, सौहार्द्रम प्रकृति शोभा। लिखा है काक कहता है, आम सत्यम कथितम त्वया, तुम्हारे द्वारा बिल्कुल सत्य कहा गया, वस्तुतः वनराज भवितम तू अहमेव योग्य, वस्तुतः वनराज बनने के तो मैं ही योग्य हूँ, वन का राजा बनने के तो अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। तो पिकह जो कोयल होती है, उपहसन मजाक उड़ाते हुए कहती है, उपहास करते हुए कहती है, कथम तुम योग्य, कैसे तुम योग्य हो गए, वनराज भवितुम, वनराज यानी वन का राजा होने के तुम कैसे योग्य हो गए, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, का इति, का और काऊ काऊ की इस प्रकार की कर्कश ध्वनि ना, कर्कश ध्वनि के द्वारा वातावरणम आकुली करोषि, वातावरण को आकुलित करते रहते हो, व्याकुल करते रहते हो। ना रूपम, ना ही रूप है, ना ध्वनि ही अस्ति, और ना ही ध्वनि है, ना तो रूप है ना आवाज है। कृष्ण वर्ण काले रंग के हो, मेध्य अमेध्य भक्षम, मेध्या मेध्य, मेध्या मेध्य किससे मिलकर बना है, मेध्य और अमेध्य यानी खाने योग्य और ना खाने योग्य चीजों को भक्षकम खाने वाले हो, खाने योग्य चीजें हो उनको भी खाते हो, ना खाने वाली हो उन्हें भी खाते हो। त्वम तुमको, कथम वनराजम किस प्रकार, वनराज मान्यामहे अहम मान ले, हम तुम्हें किस प्रकार वनराज मान ले। तो काक कहता है, अरे 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 किम जलपसी, क्यों जल रही हो, यदि अहम कृष्ण वर्ण, अगर मैं काले रंग का हूं तरही, तो फिर त्वम किम गौरांग, क्या तुम गोरे रंग की हो, अपीच और क्या, विस्मृते भूल गई, किम क्या, कि यत मम कि मेरी सत्यप्रियता तू जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, कि मेरी सत्यप्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। कैसी, कहते हैं अनृतम बदसी चेत का कह दशेत, झूठ बोलोगे, अनृतम बदसी झूठ बोलोगे तो फिर कौआ काट लेगा। इति प्रकार इस प्रकार की, क्या आप भूल गई हो क्या उदाहरण को,
अस्माकं परिश्रमः, मेरे परिश्रम को ऐक्यं च विश्व प्रतितम, मेरे कहते हैं मेरे परिश्रम के भी वाक्य को मेरा वाक्य विश्व प्रथित है। कैसे? अपि च और भी, कैसे? काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते, काकचेष्टा युक्त जो विद्यार्थी होता है उसको आदर्श छात्र माना जाता है। तो क्या ये भूल गई हो तुम? तो कहती है, पिकह कहती है, कोयल कहती है, अलम अलम अति विक्यतेन, कहते हैं बहुत अधिक जो बोल रहे हो उसको शांत रहो, मत करो अपनी जो बोल रहे हो तुम अत्यधिक अपनी प्रशंसा कर रहे हो, इसको रोको। किम विस्मृत्य यत्, क्या भूल गए हो कि काकह कृष्णा पिकह कृष्णा, की कहावत कही जाती है कि काकह कृष्णा, कौआ भी काला होता है, पिकह कृष्णा, कोयल भी काली होती है। को भेदः, कौन भेद कर सकता है? पिक काकयो, कोयल और कौए में कौन भेद कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। लेकिन कहते हैं वसंत समय प्राप्त, वसंत समय प्राप्त होने पर काकह काकह पिकह पिकह, कौआ कौआ होता है, कोयल कोयल होती है। यानी वसंत के समय पर जब दोनों बात बोलते हैं तो कौए की कर्कश ध्वनि काव काव से पता चल जाता है कि ये कौआ है, और कोयल जब अपनी मधुर आवाज में बोलती है तो पता चल जाता है कि ये कोयल बोल रही है। वसंत समय में दोनों, यानी समय आने पर जब सही समय आता है तो उस समय पे अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती। तो इस तरह से कोयल ने हमें उदाहरण दिया। तो कहता है, काक कहता है, अरे परभृत, अरे दूसरों पर पलने वाली, अहम यदि तब, अगर मैं तब तुम्हारी संतति ना पालयामी, अगर मैं तुम्हारी संतानों को ना पालूं तो फिर कुत्र स्युः प्याका, तो कहाँ कोयलें रहेंगी, तो कहाँ बचेंगी कोयलें। अतः अहम, इसलिए मैं ही करुणा परः, करुणा से युक्त पक्षी सम्राट काका, इसीलिए मैं कैसा हूं? करुणा परः, करुणा से युक्त पक्षी सम्राट कौआ हूं, मैं ही पक्षियों का सम्राट कौआ हूं। इस प्रकार से भाई ये किन दोनों का था? कौआ और जो कोयल थी, इन दोनों का संवाद था इस नाटक में। इस अंश को, नाट्यांश को लिया गया है यहाँ पर। इससे जुड़े हुए प्रश्न कैसे लिखे हुए हैं? कह रहे हैं पिक काकयो भेदः कदा ज्ञायते, कब हो जाता है? कदा शब्द आ गया, उत्तर हमारा कैसा आएगा? सप्तमी विभक्ति युक्त, कि पिक और काक दोनों का भेद कब पता चलता है हमें? वसंत समय प्राप्त। तो आप लिखेंगे वसंत समय, वसंत समय में सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। ठीक है। लिखा है कह यानी कौन, कर्कश ध्वनि ना वातावरण अकुली करोति, कौन कर्कश ध्वनि के द्वारा वातावरण को अकुली कर देता है? कौआ। तो हो जाएगा काकह। अब बार बार अपन को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन तो ये चीजें पहले पढ़े ही चुके हैं, बता चुके हैं, तो उत्तर हमें पता ही चल रहा है, प्रथमा विभक्ति है तो काकह आ जाएगा। कीदृशः विद्यार्थी आदर्श छात्र मन्यते, किस प्रकार का विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है? काकचेष्टः। कीदृशः प्रथमा विभक्ति है तो काकचेष्टः हमने वहां से वाक्य से उठा के काकचेष्टः विद्यार्थी आदर्श छात्र मन्यते लिख देंगे। आगे लिखा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, केवल प्रश्न द्वयम, इसमें भी हमें केवल 2 प्रश्नों को करना है और यहाँ पर भी केवल 2 प्रश्नों को करना था। आगे लिखा है अंते काकः पिकम प्रति किम वदति, अंत में कौआ। अब अंत वाली बाकी वाली बात बता रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे अपने 2 जगह है, 2 संवाद हुए हैं। एक जगह कोयल ने बोला, फिर कौए ने बोला, फिर कोयल ने बोला, फिर कौए ने बोला, तो इसीलिए उन्होंने कह दिया अंते, अंत में काकः पिकम प्रति किम वदति, कौआ कोयल के प्रति क्या कहता है? वही बात आ गई है, किम हटा दीजिए, बोलने की बात आए पूर्ण वाक्य में तो कैसे उत्तर बनाएंगे? अंते काकः पिकम प्रति वदति, डैश लगा दीजिए या फिर लीजिए यत कि अरे परभृत अहम यदि तव संतति ना पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः, अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः इति। तो उसने अंतिम जो वाक्य बोला उसको लिख दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। काकः कदा दशेत, काकः कब दसता है? तो कहते हैं अनर्थम वदसि चेत काकः दशेत, झूठ बोलोगे तो कौआ काटेगा। ठीक है। आगे क्या है? लिखा है कह आत्मनम वनराजम भवितुम योग्य चिंत्यति, कौन अपने आप को वनराज बनने के लिए योग्य बताता है? तो कहेंगे कौआ। तो इसकी जगह लिख देंगे काकः आत्मनम वनराज भवितुम योग्य चिंत्यति, ऐसा सोचता है। तो भाई इस प्रकार से आपके प्रश्न उत्तर बन रहे हैं नाट्यांश के।
अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, जिसमें लिखा है मंजूषातः यानी मंजूषा से समुचित पदानि चित्वा समुचित पदों को चुनकर अधोलिखित श्लोक से अन्वय पूर्यत। इस श्लोक का आपको अन्वय लिखना है। तो मंजूषा कह रही है पिता उक्ति विद्याधनम ओ पुत्राय। ठीक है, तो क्या लिखा था हमारा, अन्वय लिखना है। तो लिखा है पिता यच्छति, पिता प्रदान करता है पुत्राय पुत्र के लिए, बाल्ये बालक को पिता पुत्र में ही विद्याधनम महत महान विद्याधन प्रदान करता है। पिता अस्य किम तपस्तेपे, इस विद्या के लिए पिता ने क्या तप किया, इति उक्ति ऐसा कहना ही तत्कृतज्ञता, उस बच्चे की कृतज्ञता होती है। अगर वो इतना कहता है तो वो ही पिता के प्रति कृतज्ञता होती है। अन्वय कैसे आएगा, तो वही हमने जैसे जो तरीका बताया था वही आया है। जैसे यहाँ देखिए, इसको हम छुपा देते हैं। लिखा है पिता अब क्या हमारे पास चार यहाँ पे क्या लिखे हैं, शब्द लिखे हैं। अब लिखा है पिता बाल्ये महत, पिता बाल्यकाल में ही महान यच्छति प्रदान करता है। तो क्या करता है, बाल्ये महत यच्छति, यच्छति यानी देता है। क्या देता है, विद्याधनम, विद्याधन देता है। अब किसको देता है, किसको देता है, पुत्र को, क्योंकि बाल्ये बाल्यकाल में, किसके बाल्यकाल में, पुत्र के लिए। तो यहाँ आएगा हमारा पिता पुत्राय, बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति, अस्य इसके लिए, किम तपः तेपे, इसके लिए क्या तप किया, किसने, कहेंगे पिता ने। ऐसा क्या करना, बोले उक्ति, ऐसा कहना, तत्कृतज्ञता, ऐसा कहना उनके लिए कृतज्ञता है। हमेशा हमने बार आपको बताया है कि भाई आप जब अन्वय कर रहे हो तब जो बड़े शब्द हो उनको तोड़ जरूर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है इत्युक्ति तत्कृतज्ञता, तो किससे मिलकर बना है ये, इति उक्ति ही तत्कृतज्ञता। तब आपको पता चल जाएगा कि यह कहना उनके प्रति कृतज्ञता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई क्या हो गया, इति तत्कृतज्ञता, इति तत्कृतज्ञता तो लिखा हुआ है, बचा क्या है, उक्ति ही यानी कहना। तो भाई उक्ति हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से वही लीजिए, आपके आराम से अन्वय बन जाएगा। बिल्कुल कठिनाई नहीं आनी है अन्वय में। अगर आप अच्छे से आपने वन शॉट रिवीजन वाले जो वीडियो हम करवा रहे हैं करते जा रहे हो साथ साथ में, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। अब आगे अथवा में आ जाएगा कि मंजूषाया सहायन, मंजूषा की सहायता के द्वारा श्लोक से भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरित्वा पुनः लिखत। पहले क्या करना है, फिर इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जो भावार्थ है उसको क्या करना है, उत्तर उत्तर मत लिखना है। आप रिक्त स्थान को जैसे आपको ये दे दिया आपका क्या श्लोक, इसका नीचे लिखा है भावार्थ, संस्कृत में ही लिखा है, उस भावार्थ में खाली स्थान छोड़ दिए गए हैं। तो आप उस भावार्थ को पूरा लिखेंगे और खाली स्थानों को सही सही भर देंगे, लेकिन लिखना पूरा है भावार्थ। ठीक है, अकेले उत्तर उत्तर नहीं लिख के आइएगा। क्या लिखा है, यह इक्षत, कहते हैं यह इक्षति आत्मनः श्रेय, जो इच्छा करता है अपने कैसे कल्याण को, प्रभुतानि सुखानि च, और अत्यधिक सुख और कल्याण की जो कामना करता है, जो चाहता है अपने लिए, यह इक्षति आत्मनः, जो इच्छा करता है अपने लिए कल्याण की और प्रभुतानि सुखानि, और अत्यधिक सुख की जो कामना करता है, ना कुर्यात अहितम, वो कभी भी नहीं करता है अहितम कर्म, सपरिभ्य कदापि चह, वो कभी भी दूसरों के लिए अहित कर्म नहीं करता है। ठीक है, अब इसका अर्थ तो हमें पता चल गया, भावार्थ में क्या आ रहा है। तो देखिए, चलिए अब अपन क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। हालांकि इसके भी अभी सारी वीडियो आ जाएंगे, भावार्थ और अन्वय हम सबके करवा देंगे आपको। ठीक है, तो देखिए जैसे लिखा हुआ है, अस्य भावो अस्ति, इसका भाव है कि यह मानव, जो मानव कल्याणम अधिकम च सुखकम, कहते हैं जो मानव कल्याण को, कहते हैं जो क्या चाहता है, कल्याण को चाहता है। अब कैसे कल्याण को चाहता है, इक्षित, अब इक्षति है तो भाई इच्छा क्रिया है, वो बाद में आएगी।
कर्म को चाहता है, कल्याण कर्म चाहता है या स्वकीयम? कहते हैं अपने। तो कहेंगे कल्याणम, क्योंकि भाई कल्याणम तो शब्द इधर लिखा है तो कल्याण कर्म तो आएगा नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? जो मानव कल्याणम, कल्याण को चाहता है। कैसे कल्याण को चाहता है? कहते हैं श्रेयः आत्मनः श्रेयः, अपने कल्याण को चाहता है। तो अपना शब्द देखिए कहाँ आ गया? श्रेय का अर्थ कल्याण लिख दिया गया है, अपने शब्द का अर्थ नहीं दिया है, तो यहाँ आ गया स्वकीयम। जो मनुष्य अपने कल्याण को चाहता है, अधिकम चा सुखम, और अधिक सुख को क्या करता है? चाहता है। अब चाहने की सुख बता दिया, अत्यधिक बता दिया, लेकिन इच्छा तो बताया ही नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा इच्छति। वह कभी भी अन्येषाम जनाम कृति, वह दूसरे लोगों के प्रति अकल्याणम, अकल्याणकरम कर्म ना कुर्यात, अकल्याणकारी कर्म कभी भी ना कुर्यात, नहीं करता है। क्या नहीं करता है? कर्म नहीं करता है, अकल्याणकारी कर्म नहीं करता है। अपितु, जबकि सर्वदा, हमेशा, कैसे? कल्याण कर्म कुर्यात, हमेशा कैसे काम करता है? कल्याणकारी कार्य को करता है। इस प्रकार से ये भावार्थ बन जाएगा। भाई सबसे देखिए, हम तो बार बार यही बात कहेंगे कि हमने आप लोगों को जिस तरह से पढ़ाया है, जैसे हमने आप लोगों को भावार्थ और अन्वय करवाए हैं, श्लोकों के अर्थ समझाए हैं, तो उस हिसाब से जब आप भावार्थ लिखने के लिए बैठेंगे तो हमारा तो विश्वास इतना है कि आप लोगों का गलत नहीं होगा। अभी बाकी जो थोड़े से बचे हुए हैं बच्चों के लिए भावार्थ और अन्वय के वीडियो, इन तीनों चारों पाठों के, उनको भी हम करवा ही रहे हैं। 2-3 दिन में वो भी अपने पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आना है, 4 नंबर का है, बहुत सरल है, 4 नंबर जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें करना क्या है? अधोलिखित कथांश समुचित क्रमेण लिखत, नीचे लिखी हुई कथा के अंश को उचित क्रम में लिख दो। तो क्या लिखा है कथा इसमें? यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोरा आस्ति, जबकि गांव का आरक्षी ही चोर था। चोर एव उच्चै क्रोशितुम आरभ, चोर ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, चोरो अयम इति। चोरस्य पाद ध्वनि न प्रबुद्धो अतिथि, चोर शंकया तम, कहते तम अनुधावत अग्रहण च परम विचित्रम अघटत। चोर के पैरों की ध्वनि से उठा हुआ अतिथि चोर शंका के द्वारा तम अनुधावत, उसके पीछे दौड़ता है और उसको पकड़ लेता है। परम विचित्रम अघटत, लेकिन बहुत विचित्र घटित होता है। विचित्रा देवगति, देवगति बड़ी विचित्र होती है, यानी देवगति जो ईश्वर की गति है वो बहुत ही विचित्र होती है। तस्यामेव रात्रि, तस्यम एव, उसी ही, तस्याम एव, उसी रात्रि ही, तस्याम एव रात्रौ, उसी रात्रि ही, कश्चन चोरः, कोई चोर, गृहाभ्यंतरः प्रविष्ट, घर के अंदर आ जाता है, प्रवेश करता है। अब इसका हमारा बताइए क्रम क्या बन रहा है? बताइए क्रम क्या बन रहा है? कि सबसे पहले हमने जो कथा पढ़ी थी उसके अनुसार क्या हुआ कि पहले विचित्र देवगति, देवगति बड़ी विचित्र होती है कि तस्याम एव, उसी रात्रि ही, कश्चन चोर, कोई चोर घर के अंदर प्रवेश करता है। तो आप इसको सबसे पहले क्रमांक पर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसको आप सबसे पहले नंबर पर लिखेंगे। फिर बाद में क्या हुआ? जब अंदर आता है तो चोर के पैरों की ध्वनि से वो अतिथि उठ जाता है, और फिर क्या? विचित्रम अघटत, फिर क्या होता है? बोले विचित्र घटना होती है। क्या होती है? कि चोर ही जोर जोर से बोलने लगता है, चोरो अयम, क्योंकि कौन? अतिथि जाग जाता है और चोर शंका के द्वारा पीछे दौड़कर उसको पकड़ लेता है। लेकिन विचित्रम अघटत, लेकिन बहुत ही विचित्र घटित हुआ कि चोर ही जोर से चिल्लाने लगता है, चोरो अयम इति, जबकि गांव का आरक्षी ही चोर था। लीजिए, ये अपनी कथा हो गई। कथा का अंश अपन ने पूरा सही क्रम से जमा लिया। लीजिए, बस इनको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ध्यान से पढ़कर उनको सही क्रम में लगा देना है और ये आपका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी और भी हैं इसके वाक्य। पहले तो अपन ने वही 4 तो अपन ने कर ही लिए हैं, इसके बाद और देख लीजिए क्या बने हैं हमारे। तत्क्षणेम रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चोरो अयम इति प्राख्य कारागृहे प्राक्षिप। उसी समय क्या होता है? रक्षा पुरुष उस अतिथि को चोर मानकर, इसके 8 वाक्य थे, 4 थे, तो अपन ने उनको तो सही क्रम में जमा लिया है, इनको और देखे लेते हैं। तत्क्षणम एव, उसी क्षण ही रक्षा पुरुष उस अतिथि को चोर कहकर ऐसा सबको प्रख्यात, ऐसा सबको बताकर कारागृह में डाल देता है। तस्य तार स्वर्ण,
उसके जोर की ध्वनि को, उसके तार स्वरेण यानी जोर से जो वो बोल रहा था उसकी बात को ग्रामवासिनः प्रबुद्धा, ग्रामवासी उठ जाते हैं। तत्र निहिताम एकम मंजूषाम आदाय पलायतः, वहां रखा हुआ एक मंजूषा को लेकर पलायन कर जाता है। ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य अतिथिम एव चोरम मत्वा अभर्त्स्यन्, ग्रामवासी अपने घरों से बाहर आकर अतिथि को ही चोर मान लेते हैं और उसकी भर्त्सना करने लगते हैं, उसको बुरा भला कहने लगते हैं। तो अब उन चारों में भी हम इनके भी क्रम को जोड़ेंगे। कैसे कि पहले तो हमने उन चारों को देखा, तो सबसे पहला तो ये हुआ था हमारा कि विचित्रा देवगति, विचित्र देवगति हुई कि उस रात्रि ही चोर आया और उस चोर की ध्वनि को सुनकर कौन जाग गया? अतिथि जाग गया और उसको पकड़ लिया। इसके बाद चोर ही जोर जोर से कहने लगता है कि चोरो अयम इति। अब इसके बाद क्या होता है हमारा, फिर कहते हैं तस्य तार स्वरेण ग्रामवासिनः प्रबुद्धः, उसके जोर से ध्वनि को सुनकर ग्रामवासी उठ जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होते हैं, जब ग्रामवासी उठ जाते हैं तब उसके बाद कहते हैं कि ग्रामवासिनः स्व, है ना, प्रबुद्ध, और फिर वो बाहर आके क्या करने लगते हैं? अतिथि को ही चोर मानकर भर्त्सना करने लगते हैं। फिर इसके बाद अच्छा ये वाला तो अपना हो ही गया कि तत्र निहिताम एकम मंजूषाम आदाय पलायतः, कि सबसे पहले विचित्र देवगति हुई, चोर आया और वहां रखा हुआ एक जो मंजूषा थी उसको लेकर पलायन करने लगा। तो ये दूसरे नंबर का हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी घटना जो बनेगी वो कैसे हो जाएगी? विचित्रा देवगति तस्यामेव रात्रौ कश्चन चोर गृहाभ्यंतरः प्रविष्टः, आया, वहां रखी हुई एक मंजूषा को लेकर भागने लगा, उसकी पैरों की ध्वनि से प्रबुद्ध होकर वो जो हमारा अतिथि था वो जाग जाता है। फिर इसके बाद क्या करता है? चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है चोरो अयम। फिर इसके बाद उसकी तेज ध्वनि से ग्रामवासी उठ जाते हैं और गांववासी घर से बाहर निकल के उसकी भर्त्सना करने लगते हैं, जबकि जो आरक्षी ही चोर था। फिर आरक्षी क्या करने लगता है कि उसी क्षण रक्षा पुरुष उस अतिथि को चोर मानकर किसमें? कारागृह में डाल देता है। तो लीजिए, अपनी बहुत सिंपल है, 8 लाइनें रहेंगी, उनको क्रम से लगा देना है और ये हमारी कथा क्रमानुसार लेखनम हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लीजिए, अभी हमने आपका सैंपल पेपर पूरा करवा दिया है। ठीक है, अब इसको देख के तो हमें लग रहा है कि बच्चों को तो इसका अच्छे से तैयारी हो गई होगी और बच्चों ने कर ली होगी। कैसी चल रही है अब आपकी तैयारी, इसको भी थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा। किसी चीज़ में डाउट है तो इसमें भी बताइए हमें, इसमें लिखिए कमेंट सेक्शन में कि मैम हमें इस चीज़ में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, तो उसको हम आगे जब अपना डाउट सॉल्विंग का सेशन रहेगा उसमें हम आपको पूरी करवाने की कोशिश करेंगे कि आपकी सारी परेशानियां हम हल कर पाएँ। ठीक है, तो बताइए ज़रूर कि मैं अभी आपने कितनी तैयारी कर ली है और क्या क्या चीज़ें आपकी रह गई हैं। ठीक है, तो उनको और तैयार करने का हम तरीका आपको आगे वाली वीडियोस में बताते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें कि थोड़े से भावार्थ लेखन और अन्वय लेखन और रह गए हैं क्लास 10th के, तो वो हम आगे वाले वीडियो में आपको पूरे करवा देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।